कम्युनिकेशन है इसको हम संचार भी बोलेंगे हिंदी में, और दूसरा मैं आपको शब्द बता रही थी संप्रेषण। ठीक है, आप इस पे यहाँ पे लिख लेना संप्रेषण, ये यहाँ पे लिख रहा होगा नीचे, ये वाला जो संप्रेषण है यहाँ पे, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। संचार और संप्रेषण दोनों चीजें बोलते हैं इसको, आपके एग्जाम में मोस्टली संप्रेषण ही आएगा लिखा हुआ, है ना, संचार कम आएगा। ठीक, तो संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन जो है वो होता क्या है बेसिकली, तो देखो हमें अपनी जो भी बात है, अपनी जो भी भावना है, अगर हमें उस भावना को किसी भी दूसरे व्यक्ति को बताना है तो हमें उसके लिए कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा, संचार या संप्रेषण का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको बोलूं आपको अभी आज का खाना अच्छा नहीं लगा जो मम्मी ने बनाया, तो आप बोलते हो ना मम्मी आज का खाना अच्छा नहीं था, तो आपने जो आपके मन में विचार थे उनको बताया सामने वाले व्यक्ति को, यानी अपनी मम्मी को, कि आपको आज का खाना पसंद नहीं आया, है ना। तो आपने किसके थ्रू बताया, कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो कम्युनिकेशन है उसमें जरूरी नहीं है हम शब्दों का यूज करके ही सिर्फ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बिना शब्दों का यूज करे भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जैसे आप खाना खा रहे हो और मम्मी ने पूछा कि खाना कैसा बना है ना, तो आप मुंह बना के और हाथ को ऐसे से वो करके भी बोलते हो ना कि नहीं बना, मतलब आपने बोला नहीं बना, लेकिन आपकी शक्ल ने बता दिया कि खाना अच्छा नहीं बना, है ना, क्योंकि आपने शक्ल बना दी बुरी सी, तो मम्मी को पता चल गया कि खाना अच्छा नहीं बना। तो यहाँ पर तो आपने शब्द भी नहीं यूज करे, सिर्फ मुंह बनाया था, लेकिन मम्मी को पता चल गया ना। ठीक है, तो कम्युनिकेशन क्या है, हम शब्दों का यूज करें या ना करें, हमें अपनी जो हमारी बात है, अपनी जो भावना है, उसको अगर हमें किसी दूसरे व्यक्ति को बताना है तो वहां पर हमें कम्युनिकेशन या फिर संचार का यूज करेंगे। ठीक, तो अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे हमने अपनी आसान भाषा में पढ़ लिया संचार या कम्युनिकेशन क्या होता है, यानी कि बातचीत या अपनी अभिव्यक्ति या अपनी जो हमारी भावना है अंदर, उसको दूसरे व्यक्तियों के सामने व्यक्त करने को ही कम्युनिकेशन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो हमारा बेसिकली एग्जाम में आने वाली चीजें हैं वो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है ये अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन जो है वो लैटिन शब्द कम्युनिकेयर से आया है। ठीक है, कम्युनिकेयर से आया है। अब कम्युनिकेयर में आपको क्या करना है, हिंदी में मत पढ़ना कम्युनिकेयर, इंग्लिश में पढ़ना कम्युनिकेयर। क्यों मैं बोल रही हूँ इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपके एग्जाम में ना, यहाँ पे CARE होगा एक जगह ऑप्शन, एक जगह वो दे देंगे लास्ट में CERE, है ना। तो अगर आप कम्युनिकेयर पढ़ के गए हो ना, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि CARE वाला ऑप्शन करेक्ट है या CERE वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आप बेसिकली इसकी इंग्लिश जो वर्ड है वो याद करके जाइए, इसकी स्पेलिंग याद करके जाइएगा, है ना। तो कम्युनिकेयर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है प्रदान करना या फिर संचारित करना। ठीक है, अब ये कम्युनिकेयर जो है ये भी एक शब्द से आया है, और जो कम्युनिकेयर है वो किससे आया है, तो कम्युनिकेयर आया है कम्युनिस्ट से। तो कम्युनिस्ट का मतलब होता है साझा करना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो कम्युनिकेशन शब्द है वो आपका जो क्वेश्चन है एग्जाम में वो इस तरीके से भी आ सकता है कि वहां पे कम्युनिकेयर वर्ड दिया ही ना हो, और वहां पे दिया हो कि कम्युनिकेशन शब्द जो है वो किससे आया है, और वहां पर 3 ऑप्शन कुछ और दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है कम्युनिस्ट। ठीक है, तो वहां पे आप कम्युनिस्ट लगाएंगे बिना कुछ सोचे विचारे। ठीक है, क्योंकि वहां पे कम्युनिकेयर नहीं दिया हुआ है तो आप कम्युनिस्ट पे जाएंगे, लेकिन अगर वहां पे कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट दोनों दिए हुए हैं तो आप कम्युनिकेयर पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेयर से ही बना है ना, कम्युनिकेयर कम्युनिस्ट से बना है ना। तो देखा जाए तो कम्युनिकेशन को हम मान सकते हैं कम्युनिस्ट से बना है, लेकिन ज्यादा करेक्ट कम्युनिकेयर हो जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। यहाँ पर जो डेविस हैं उन्होंने क्या बोला है, तो कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन के बारे में अपने अपनी स्टेटमेंट्स दी हैं। तो जो डेविस है उन्होंने बोला है कि जो कम्युनिकेशन या संप्रेषण होता है वो सूचना का आदान प्रदान और अर्थ का हस्तांतरण होता है ना। अर्थ का हस्तांतरण या फिर ट्रांसफर ऑफ मीनिंग क्या होता है कि जो भी हम बोल रहे हैं उसका मीनिंग दूसरे वाले को पता चले, उसका अर्थ दूसरे वाले को, उसका मतलब दूसरे वाले को पता चले, है ना, उसी को ही हम बोलते हैं संप्रेषण। ठीक है, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि वर्ड पकड़ के चलो, पूरा हम नहीं पढ़ पाते हैं तो वर्ड पकड़ लो, है ना। डेविस ने क्या बोला है, संप्रेषण क्या है, तो ये आदान प्रदान है सूचनाओं का और अर्थ का हस्तांतरण है। अगर हम कीथ की बात करते हैं तो जो कीथ है उन्होंने बोला है कि ये सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। तो सीधा याद करो, इन्होंने बोला है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाने की प्रक्रिया है, किस चीज को, सूचनाओं और समझ को। ठीक है, अगर इंग्लिश में बात करें तो कन्वेइंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ठीक, नेक्स्ट अगर हम एडगर डेल की बात करते हैं तो इन्होंने बोला है भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी। ठीक है, उसको ही हम संप्रेषण बोलते हैं। एमरी एल्ट और
और एत्री इन्होंने क्या बोला है, तो इन्होंने बोला है संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचना, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है ना। बेसिकली हर चीज यही ही बताएगी हमें कि हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही हम संचार या फिर संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है। लुई एलन जो है, देखो इन्होंने संचार बोला, इन्होंने संप्रेषण नहीं बोला है, तो इन्होंने बोला है संचार उन सभी चीजों का योग है जो एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे के मन में समझ पैदा करना चाहता है ना। जैसे हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो हम ऐसे थोड़ी है कि एवं ही कोई बात किसी से बोल रहे हैं, है ना। जब भी हम कुछ बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है ना, दूसरा व्यक्ति हमारी चीजें समझ रहा है, जो हम बोल रहे हैं उसको पता है हम क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसमें कहने, सुनने और समझने की एक व्यवस्थित और निरंतर प्रक्रिया शामिल है। जो हेरोल्ड कुंट्ज और हेंज वेरिच हैं, इन्होंने बोला है संचार प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक सूचना के संदर्भ में प्राप्तकर्ता द्वारा समझी जाने वाली जानकारी का स्थानांतरण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है प्रेषक और प्राप्तकर्ता, दो चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। प्रेषक क्या होता है, तो प्रेषक या फिर सेंडर क्या होता है, जो अपनी बात बोलता है, ठीक है। जैसे आप अगर अपनी मम्मी को बोल रहे हो कि मम्मी आज मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, है ना, तो प्रेषक कौन हो जाएगा, आप हो जाओगे खुद, क्योंकि आप मैसेज दे रहे हो अपनी मम्मी को, ठीक है। और मम्मी क्या कर रही है, उस मैसेज को प्राप्त कर रही है, यानी कि उस चीज को समझ रही है। आप जो बोल रहे हो उनको, तो मम्मी को बोलेंगे प्राप्तकर्ता, ठीक है। वैसे ही मम्मी को क्या बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपकी बात जो है, आप जो भी मैसेज दे रहे हो उसको रिसीव कर रही है मम्मी, ठीक है। तो इसके संदर्भ में ये तो हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है रोजर्स जो है, उन्होंने बोला है संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग आम समझ तक पहुंचने के लिए एक दूसरे के साथ जानकारी बनाते हैं और साझा करते हैं, ठीक। जो न्यूमैन और CF गमर हैं, उन्होंने बोला है संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच तथ्य, विचारों, राय या भावनाओं का आदान प्रदान है। अगर हम TS मैथ्यू की बात करते हैं तो इन्होंने बोला है संचार इतना सरल और कठिन है कि इसे कभी भी सरल शब्दों में नहीं बता सकते, ठीक है। इतना सरल और इतना कठिन है, ठीक है। तो संचार, क्योंकि बेसिकली जो कम्युनिकेशन है, हम उसको ऐसे भी नहीं बोल सकते कि इजी है और ये भी नहीं बोल सकते कि कठिन है, ठीक है। तो इन्होंने यही ही बोला कि हम उसको शब्दों में नहीं बता सकते हैं। जो DE मैकफार्लैंड है, इन्होंने बोला है कि संचार को मोटे तौर पर मनुष्यों के बीच अर्थ अंतःक्रिया की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष रूप से यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अर्थ को समझा जाता है और मनुष्यों के बीच समझ पैदा होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का सीधा मतलब निकालो, बातचीत होता है ना, बाकी सब बाहर में जाने दो सीधा, ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा अगर आप बातचीत करके बेसिकली चलोगे इस टॉपिक को लेके, है ना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं, तो सबसे पहले ये विचारों, तथ्यों तथा राय का आदान प्रदान शामिल है। ये आपको पता ही है कि अगर हमें कोई भी विचार, कोई भी तथ्य, कोई भी राय, है ना, एक दूसरे को बांटनी है, एक दूसरे को देनी है, तो वो हम किसके थ्रू करते हैं, बातचीत के थ्रू, तो उसी को ही हम बोलेंगे कम्युनिकेशन। ये एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। सतत का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसा तो है नहीं कि आप बचपन में थे 2 साल तक तो आप बोले, उसके बाद में आपने बोलना छोड़ दिया, फिर आप किसी से बात ही नहीं कर रहे, है ना, ऐसे नहीं होता ना। हम जिंदगी भर जब तक हम जीवित हैं तब तक हम किसी ना किसी से कर ही रहे हैं कम्युनिकेशन, ठीक है। इवन जब भी हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, हम बेड पे भी पड़े हुए हैं, जब जो बूढ़े लोग हो जाते हैं बहुत ज्यादा, है ना, और जो कि बोल नहीं रहे हैं, सपोज करो 6 महीने तक, है ना, वो बेड में ही पड़े हुए हैं और बोल नहीं रहे हैं, है ना, तभी भी जब उन्हें पानी पीना होता है तो वो इशारों से मांगते हैं ना पानी, है ना, तो उस इशारे को भी क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन, ठीक। तो ये एक सतत प्रक्रिया है। सतत का मतलब ही होता है कि जीवन भर चलती रहेगी, है ना। तो सतत प्रक्रिया है और शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार का होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि बिना शब्दों के भी कम्युनिकेशन हो सकता है जब हम इशारे से बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रकृति में समकालिक होता है, यानी कि सिंक्रोनस होता है। नेचर में, यानी कि पूरे के पूरे नेचर में फैला हुआ है। ये इवन जो वर्ड्स होते हैं ना, ये जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी जो होते हैं, है ना, वो भी बातचीत करते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बस यही है ना, उनकी जो भाषा है वो अलग है, हमें समझ नहीं आती है ना, पर वो तो आपस में बात करते ही है ना। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एलिमेंट जो होते हैं कम्युनिकेशन के या संचार जो है उसके तत्व कौन कौन से होते हैं। तो देखो तत्व तो इसके 4 होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं तत्व, एक होता है संप्रेषक, यानी कि स्रोत भी बोलते हैं इसको। ये कौन हो जाएगा, जो अपनी बात बोलेगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या हो जाएगी, संदेश। संदेश क्या हो जाएगा, वो जो बात बोलने वाला है उस बात को हम बोलेंगे संदेश या फिर मैसेज। और तीसरी चीज हो जाएगी माध्यम। माध्यम क्या होता है, जैसे अगर हमने शब्दों में बोला है तो क्या हो जाएगा, माध्यम वर्ड्स हो जाएंगे। अगर हमने इशारों में बोला है तो क्या हो जाएगा, माध्यम इशारे हो जाएंगे। अगर तो हमने लिख करके बोला है तो माध्यम क्या हो जाएगा, रिटन लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चैनल या फिर मीडियम। और 4th हो जाएगा प्राप्तकर्ता, यानी कि जिसने भी बात सुनी,
ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ पे नहीं है, हम कल इसके बारे में और अच्छे से डिटेल करेंगे। इसके टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, तो हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, उनके बारे में हम कल, मैंने डायग्राम वाइग्राम भी बना रखा है उसका, तो उसके बारे में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे सपोज करो ये एक व्यक्ति है, ठीक है, दूसरा व्यक्ति ये है, ठीक है। अब इस व्यक्ति को कोई बात बोलनी है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले ये वाला जो व्यक्ति है ये अपनी बात जो बोलेगा, तो वो जो बात है उसको सबसे पहले ये लैंग्वेज में डालेगा ना। जैसे अगर सोचो इसको बोलना है कि आज मैं अलीगढ़ जाऊंगा, ठीक है, तो इसके मन में जो भी चीज थी उसने उसको एक लैंग्वेज में बना लिया, आज मैं अलीगढ़ जाऊंगा। अब ये क्या करेगा, ये मैसेज हो गया, ठीक है। दूसरी चीज जो हमने बात अपनी बनाई एक उसमें लैंग्वेज में, है ना। अब ये क्या करेगा, ये संप्रेषक है या फिर स्रोत है, यानी कि ये भेजेगा मैसेज। तो ये क्या करेगा, इसने उस बात को भेजा इस व्यक्ति तक, है ना। अब इस बात को किसके थ्रू भेजा, ठीक है, वो हो जाता है हमारा मीडियम, ठीक है। क्या भेजा और किसके थ्रू भेजा, है ना, वो क्या भेजा वो हो जाता है संदेश, और किसके थ्रू भेजा वो होता है माध्यम, है ना, यानी शब्दों के माध्यम से भेजा या लिख करके भेजा, कैसे भेजा वो हो जाएगा माध्यम, और ये हमारा हो जाएगा प्राप्तकर्ता, यानी कि जिससे भी हम ये बात बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ शिफ्ट होते हैं। अच्छा, तो अब हमारे आ जाते हैं जो हमारे आज के बेसिकली क्वेश्चंस हैं, है ना, तो वो स्टार्ट करते हैं और जल्दी ही फिनिश हो जाएंगे ये, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा आज का टॉपिक है नहीं। मुझे 8:30 बजे से ना वो करवाना है, पेपर एनालिसिस करवाना है, ठीक है। 8:30 तो चलो बज भी गए, है ना, थोड़ा टाइम बाद से करवा दूंगी। चलिए नेक्स्ट है, विचारों एवं भावनाओं को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है, क्या कहलाता है, संप्रेषण कहलाता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन शब्द जो है वो अंग्रेजी के पर्याय कम्युनिकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है ना। जो कम्युनिकेशन है वो कहाँ से आया है, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही थी कि देखो कम्युनिकेशन जो है ये किससे बना है, कम्युनिकेयर से बना है ना। किससे बना था, ये हम पीछे पढ़ रहे थे, ये बना था कम्युनिकेयर से, ठीक है, CARE, है ना। तो मैं आपको बोल रही थी कि आपको ये याद रखना है पहले तो कम्युनिकेयर, पर यहाँ पे तो कहीं भी कम्युनिकेयर लिखा नहीं हुआ है ना। अब हम क्या करेंगे, कम्युनिकेयर शब्द किससे बना था, कम्युनिस्ट से बना था, तो अब हम कहाँ पे जाएंगे, कम्युनिस्ट पे जाएंगे, ठीक है। अगर तो कम्युनिकेयर है तब तो हम कम्युनिकेयर पे ही जाएंगे, लेकिन अगर कम्युनिकेयर नहीं है तो क्योंकि कम्युनिकेयर कम्युनिस्ट से बना है तो हम वहां पे कम्युनिस्ट जो है उसको टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रेषण सूचना का आदान प्रदान एवं अर्थ का हस्तांतरण है, किसने बोला है ये, तो ये डेविस ने बोला है। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। संप्रेषण सूचनाओं एवं समझ को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया है, किसने बोला है, ये कीथ ने, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। संप्रेषण पारस्परिकता के भाव में विचारों एवं भावनाओं की दूसरों के साथ भागीदारी है, ये किसने बोला है, तो ये एडगर डेल ने बोला है। बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रेषण एक या एक से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों, सूचनाओं, अनुभूतियों के आदान प्रदान की कला है, किसने बोला है, ये एमरी ऑल्ट और एथरी ने, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो एक और मैं आपको बात बताऊं, ये जब भी 3 साइंटिस्टों के एक साथ नाम होते हैं ना, तो ये है ना मोस्टली 95% केसेस में ना ऐसे होता है कि अगर 3 साइंटिस्ट दिए हुए हैं ना तो समझ लो यही ही होगा, है ना। क्योंकि सोचो अगर इसका ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होता तो कोई क्यों 3 साइंटिस्टों के नाम यहाँ लिखता फिरेगा, है ना। एक ही साइंटिस्ट कोई और ले लेगा ना। अगर 3 साइंटिस्टों का नाम लिखा हुआ है तो 95% केसेस में होगा, यानी 100 में से 95 क्वेश्चंस में यही आंसर होगा, सिर्फ 5% क्वेश्चंस में नहीं होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संप्रेषण की विशेषताएं हैं, कौन सी विशेषताएं हैं, तो यहाँ पर पहला है, इसमें विचारों, तथ्यों, राय का आदान प्रदान शामिल है, बिल्कुल शामिल है। सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सतत प्रक्रिया है, और ये शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों तरीके से हो सकती है। यानी कि ये कैसी हो सकती है, ये वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है ना। कैसी हो सकती है, लिटरल या नॉन लिटरल मत करना, यहाँ पे वर्बल नॉन वर्बल कर लीजिएगा, ठीक है। और ये प्रकृति में समकालिक होती है, तो बिल्कुल होती है, यानी हमारे सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे करेक्ट हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, यानी कि ABCD सारे के सारे करेक्ट हैं। नेक्स्ट है, संचार में गुणार्थक शब्द जो हैं वो कौन कौन से हैं, यानी एडजेक्टिव कौन कौन से हैं कम्युनिकेशन में, तो कल्चरल जो है वो हो जाएगा हमारा गुणार्थक शब्द, है ना। कि जो भी हमारा संचार या कम्युनिकेशन होता है वो हमारी संस्कृति पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा प्रभावी संचार का मूल तत्व है, ठीक है। प्रभावी संचार का मूल तत्व कौन सा है, देखो एक और चीज होती है जो हम कल 6 चीजें पढ़ने वाले हैं ना,
है ना, उसमें एक चीज फीडबैक भी आता है ना। जैसे समझो एक आदमी है ना, इसने एक बात बोली, किसको बोली, ये दूसरे पर्सन को, ठीक है। इसने अपनी बात जिसको भी हम मैसेज बोलते हैं, संदेश बोलते हैं, वो इसने बोली, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, इस व्यक्ति को बोलेंगे हम संप्रेषक, ठीक है, या सोर्स बोल सकते हैं। तो संप्रेषक या सोर्स ने अपनी एक बात, यानी कि जो भी मैसेज है या संदेश है, उसको इस व्यक्ति को बोला, ठीक है। इस व्यक्ति ने सुन लिया, ठीक है ना, कोई भी मीडियम यूज करके इसने बोला, इस व्यक्ति ने सुन लिया, ठीक है। अब हम कब मान सकते हैं कि ये जो संचार है ये बढ़िया है, प्रभावी है, इफेक्टिव है? हम कब मान सकते हैं? तब मानेंगे ना जब इस व्यक्ति ने इस बात को समझा हो, तभी तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पे कोई युगांडा का है ना, या कोई और ऐसी कंट्री का वो आ जाए जहाँ की हमें लैंग्वेज ही नहीं आती। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, भाई मेरे को तो रशियन नहीं आती बिल्कुल भी, है ना, रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, मेरे को चाइनीज लैंग्वेज नहीं आती, या मेरे को जापानीज नहीं आती, है ना। अगर कोई जापान से आया हुआ व्यक्ति जो कि ये वाला बंदा है, ये अगर कुछ भी बोलेगा, क्या मेरे को कुछ भी पल्ले पड़ेगा? इसने सारी की सारी चीजें करी, ये व्यक्ति है, संप्रेषक है ना, इसने एक बेसिकली इनकोड किया एक संदेश, और उस संदेश को अब शब्दों के थ्रू मेरे तक भेजा इसने, है ना। मैं इसकी तरफ देख भी रही थी, अच्छा खासा सुनने की कोशिश भी कर रही थी, सुना भी है मैंने, है ना, लेकिन मेरे को समझ नहीं आया, ठीक है। तो क्या ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? क्या ये प्रभावी संचार होगा? क्योंकि इस बंदे का पर्पस क्या था कि ये मेरे को अपनी बात समझाए, पर ये तो अपनी बात ही नहीं समझा पाया मुझे, है ना। तो क्या होगा? ये प्रभावी संचार तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का तो मतलब ही होता है कि अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाना। इसने तो अपने भाव मेरे तक पहुंचा ही नहीं, ठीक है। तो क्लियर हुई आपको ये चीज? तो ये प्रभावी संचार जो है उसका मूल तत्व क्या होगा? तो कब निकल के आएगा, कब हम मानेंगे कि ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन है? जब इस व्यक्ति को सारी की सारी चीजें समझ आए तब। और हम ये कब मानेंगे कि इसको सारी की सारी चीजें समझ आ रही हैं? हमें ये कैसे पता चलेगा? तो हमें ये तब पता चलेगा जब ये वाला व्यक्ति जो भी इसने से बात करी है उस बात के लिए ये इसको फीडबैक देगा, ठीक है। जैसे सपोज करो ये जापान का ही पर्सन था और मेरे को जापानीज आती है ना। इसने मेरे को जापानीज में कुछ भी बोला, है ना, मैंने उसको समझ लिया। जैसे सपोज करो ये मेरे को कुछ भी पूछ रहा था, ऐसे पूछ रहा था रामघाट रोड किधर है, ठीक है। अब मैंने इसको बता दिया, मैंने इसकी बात को समझा, तो जब मैं समझूंगी तभी ही इसको बोलूंगी ना कि आगे से लेफ्ट जाना, फिर राइट जाना, जो भी मैं इसको बताऊंगी रास्ता, है ना। तो अगर तो सामने वाले व्यक्ति ने फीडबैक दिया आपको आपकी बात के लिए, तो हम बोलेंगे कि उसको आपकी बात समझ आ गई, ठीक है। और इसी को ही हम बोलेंगे कि यही ही प्रभावी संचार है। आपको समझ आ गया, ठीक है। तो फीडबैक को हम क्या बोलते हैं? प्रतिपुष्टि बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। थैंक यू शिवम, थैंक यू, ठीक, हाँ जी बिल्कुल करवा रहे हैं। अब है इस ये वाली क्लास के बाद आपकी एनालिसिस ही होने वाली है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन से 3 घटक मानव संचार प्रक्रिया का भाग है? कौन से 3 घटक हैं? तो देखो यहाँ पर अगर हम मानव संचार प्रक्रिया के भागों की बात करें कि कौन से हैं, ये माउस किधर चला गया भाई, इधर चला गया, ये तो बड़ा गलत है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से 3 घटक मानव संचार प्रक्रिया का भाग हैं? ठीक है, कौन से 3 घटक हो जाएंगे? देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो 3 चीजें हैं, संदेश, शोर और प्रतिक्रिया, ये हो जाएंगी भाग मानव संचार प्रक्रिया का। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारा प्रतिपुष्टि होता है या कूट लेखन होता है ना, या फिर हम बात करें और भी चीजें होती हैं, जैसे जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है ना, जिसको हम प्राप्तकर्ता बोलते हैं, वो हो गया, वो हो जाएंगे, है ना। पर यहाँ पे क्योंकि जो हमें 6 चीजें जो हम कल बात करने वाले हैं ना, उनमें आपको पता चलेगा कि जो संदेश और प्रतिक्रिया के बारे में तो आपको पता ही चल गया। प्रतिक्रिया मतलब प्रतिपुष्टि, तो प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है, इन दोनों का मतलब फीडबैक होता है ना। तो यहाँ पर संदेश आपको बताइए जो भी मैसेज दिया जा रहा है। शोर क्या होता है? ठीक है, नॉइज जो होता है वो क्या होता है? जब भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन में बाधा जो भी चीज पैदा करेगी उसको हम शोर बोलते हैं, है ना, या उसको हम नॉइज बोलेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पे शोर हो रहा है उसको ही हम सिर्फ नॉइज बोलेंगे। अगर तो समझो कि बहुत तेज हवा चल रही है, उसकी वजह से घर में कुछ नहीं सुन रहा है, तो हम उस हवा को भी शोर ही बोलेंगे। ठीक है, कोई भी चीज है, जैसे समझो सामने से बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और वहां पे बहुत ज्यादा वो हॉर्न वगैरह बज रहे हैं, है ना, तो उसको भी हम नॉइज ही बोलेंगे। तो जिस भी चीज की वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है
है या जो संचार प्रक्रिया है या संप्रेषण प्रक्रिया है उसमें अगर बाधा पड़ रही है उस चीज को हम शोर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे प्रतिक्रिया भी ठीक है, संदेश भी ठीक है, पर आलोचना तत्व नहीं होता है। यहाँ पर प्रतिक्रिया और शोर ठीक है, शब्दजाल जो है वो तत्व नहीं होता है, घटक नहीं होता है। और यहाँ पर संदेश और प्रतिक्रिया ठीक है, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो तत्व नहीं होता है ना। यहाँ पर जो तीनों तत्व जो है ये वाले करेक्ट हैं, सी ऑप्शन वाले, तो यहाँ हमारा सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है संप्रेषण प्रक्रिया के मुख्य 4 तत्वों में सम्मिलित नहीं है। जो मुख्य 4 तत्व हमने पढ़े थे उनमें कौन सी चीज यहाँ पे नहीं थी, तो जो भाषा थी, है ना, वो चीज नहीं थी, बाकी सारी की सारी चीजें थी। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीजें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है, तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज। ठीक है, क्विज होने वाली है। और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा, तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में। ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, जो कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं, यानी कि जब भी कोई भी कम्युनिकेशन होना है तो उसके लिए हमें कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हम सारी चीज़ें निकालें तो हमें बेसिकली कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 6 चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, और ये यहाँ पर है ना 5 आएगा, इसको ठीक कर लीजिएगा, 4 के बाद में 5 आएगा, है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे 5 कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखो संप्रेषण प्रक्रिया के घटक कौन कौन से, ये समझाने के लिए ना मैं पहले आपको डायग्राम दिखाना चाहूंगी, तब हम इस पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, तो डायग्राम जो है वो ये है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये है एक लड़का, सोचो, और ये है एक लड़की। ठीक है, अब ये वाला जो लड़का है इसको, इस लड़की को कुछ भी बोलना है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये जो लड़का है इस लड़की को ये पूछना चाह रहा है कि क्या आप मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे। ठीक है, ये पूछना चाह रहा है ये लड़का, है ना। तो अब ये क्या करेगा, ये सेंडर है यानी कि ये मैसेज को भेजेगा, है ना, और ये प्राप्त करता है यानी रिसीवर है जो कि प्राप्त करेगी। ठीक है, ये हम इसको सोर्स मान सकते हैं। ठीक है, तो ये सोर्स है और ये क्या है, हमारा रिसीवर है जो कि रिसीव करेगी मैसेज को। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा कैसे, तो वो हम वो करते हैं। ठीक है, अब देखो ये लड़का है ना, इस लड़के को इस लड़की को बोलना है कि क्या आप मेरे साथ चाय पे चलेंगे। ठीक है, अब ये जो लड़का है ये क्या करेगा, ये एनकोड करेगा। एनकोड करने का मतलब क्या होता है कि एनकोड करने के लिए ना डिफरेंट लोग डिफरेंट लैंग्वेजेस में अपनी जो बात है उसको एनकोड करते हैं, है ना, यानी कूट लेखन होता है इसका। अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो कूट लेखन होता है ना। तो ये लड़का क्या करेगा, अभी कूट लेखन या एनकोडिंग करेगा। ये क्या करेगा, इसकी जो भी भाषा है, ठीक है, जैसे अगर इसकी इंग्लिश है तो वो इंग्लिश में बोलेगा, है ना, कि कैन यू प्लीज कम विद मी फॉर अ कॉफी या फॉर अ टी,
है ना। तो ऐसे करके बोलेगा, अगर तो ये लड़का हिंदी में बात करना चाहता है तो ये बोलेगा क्या आप मेरे साथ कॉफी पे चलेंगे। तो ये क्या कर रहा है, इस चीज को एनकोड कर रहा है, यानी कि इसने अपनी लैंग्वेज में जो भी हिंदी है या जो भी इंग्लिश है उसमें इसने एनकोड करा, और एनकोड करने के बाद में जो भी चीज मिली उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज। जो भी लिखा हुआ है ना, या तो इंग्लिश में जो भी चीज लिखी हुई है या हिंदी में जो भी चीज लिखी हुई है, लिखी हुई नहीं मतलब जो भी इसने सोची है अपने मन में, है ना, तो जो भी इसने एनकोड करी है चीज उसको हम क्या बोलेंगे, मैसेज बोलेंगे। ठीक है, अब ये मैसेज हो गया। उसके बाद में क्या होगा, जब ये मैसेज इस रिसीवर के पास पहुंचेगा तो ये क्या करेगी, इसको डिकोड करेगी। डिकोड करने का मतलब क्या है, जो भी इसने एनकोड करा था, जो भी इसने जैसे हिंदी में बोला था, तो क्या ये उस हिंदी के चीज को समझ पा रही है, समझने को ही हम बोलेंगे डिकोडिंग। ठीक है, या अगर इसने इंग्लिश में भेजा था तो क्या ये समझ पा रही है। ठीक है, अगर तो समझो ये लड़का भी हिंदी बोलता है और ये लड़की हिंदी समझ रही है ना, तो ये डिकोड कर लेगी। लेकिन अगर ये लड़की सोचो ये यहाँ की है ही नहीं, है ना, अमेरिका से आई हुई है, तो वो तो समझेगी नहीं हिंदी अच्छे से, है ना। तो लड़का जो है उसने एनकोड तो कर दिया, पर लड़की उसको डिकोड नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो भी इसने हिंदी में बोला था उसको हिंदी समझ आ ही नहीं रही है, तो वो डिकोड नहीं कर पाएगी। तो डिकोड का मतलब क्या होता है, जो भी बोला जा रहा है उसको समझना। ठीक है, ये उसका मतलब क्या है, हम बेसिकली बोलेंगे डिकोडिंग का मतलब होता है अर्थ निकालना, है ना। तो इसने डिकोड कर लिया लड़की ने, और इसने रिसीव कर लिया रिसीवर ने। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, एनकोडिंग कौन करेगा, सेंडर करेगा, डिकोडिंग कौन करेगा, रिसीवर करेगा। ठीक है, और जो भी ये एनकोड हो रहा है या डिकोड हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मैसेज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो रिसीवर है, यहाँ पे दो चीजें आती हैं कि जो रिसीवर है अगर तो इसने डिकोड कर लिया, जो भी चीज है अगर तो इसने डिकोड कर ली, यानी कि इसने मतलब समझ लिया कि ये लड़का मुझसे क्या पूछना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, तब तो ये इस लड़के को फीडबैक देगी, है ना। अगर तो इसने समझा ही नहीं इसका मीनिंग क्या है ना, जो भी लड़के ने बोला था, जैसे हिंदी में बोला था, लड़की को हिंदी आती ही नहीं है ना, तो इसको तो समझ नहीं आया, इसने तो डिकोड भी नहीं कर पाया, और जब इसने डिकोड नहीं कर पाया तो ये फीडबैक भी नहीं दे पाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये फीडबैक भी नहीं दे पाएगी क्योंकि इसको समझ ही नहीं आया, तो फीडबैक क्या देगी, हाँ या ना, जो भी बोलेगी उसी के बेसिस पर तो बोलेगी, जब वो डिकोड कर लेगी ये मुझसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जैसे हम 6 घटक या कंपोनेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो वो 6 कंपोनेंट कौन से हो जाएंगे, देखो, फर्स्ट हो गया सेंडर, और सेकेंड हो गया रिसीवर, है ना, और थर्ड हो गया यहाँ पर एनकोडिंग, थर्ड, है ना, और फोर्थ हो गया हमारा मैसेज, फिफ्थ हो गया डिकोडिंग, और सिक्स्थ हो गया हमारा फीडबैक। ठीक है, तो ये 6 के 6 कंपोनेंट होते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या आता है, प्रेषक या फिर स्रोत, यानी कि जो अपनी बात बोलेगा, है ना। तो व्यक्ति जो संचार आरंभ करता है, संचार या फिर संप्रेषण हम कल बात कर चुके थे ऑलरेडी, संचार या संप्रेषण एक ही चीज है ना, या कम्युनिकेशन। तो व्यक्ति जो भी संचार को प्रारंभ करेगा यानी स्टार्ट करेगा जो भी कम्युनिकेशन को, है ना, अपने विचारों को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने के लिए, है ना, उसको हम प्रेषक या स्रोत बोलते हैं। अब कूट लेखन क्या होता है तो कूट लेखन एनकोडिंग होता है, जैसे हम वहां पे बात कर रहे थे कि संदेश जो भी है उसको या तो चित्र या फिर शब्द या इशारों, जो भी उसको मीडियम लगेगा, है ना उसको यूज करके वो अक्षरों में परिवर्तित करने की विधि, जैसे संचार अक्षरों में परिवर्तित करने की विधि, यानी कि सोचो उसने जो भी सोचा है वो शब्द भी हो सकते हैं, वो चित्र भी हो सकता है, और वो इशारा भी हो सकता है कि वो कैसे बोलेगा। वो शब्दों से भी बोल सकता है, और चाय के लिए कभी कभी हम हाथ से भी बोलते हैं। अभी मैं नहीं हूँ वीडियो में, वरना मैं आपको बता देती कि चाय के लिए हम इशारे में भी पूछ सकते हैं ना, हाथ को ऐसे करते हैं कि क्या चाय पीनी है ना, तो इशारों से भी बता सकते हैं, चित्र से भी बता सकते हैं। जैसे कहीं पर बना हुआ है, सोचो कहीं पे वो बना हुआ है, एक लगी हुई है इमेज, कहीं पे बाहर हम गए हैं घूमने वहां पर, है ना, और वहां पे कोई चाय वाय पी रहा है, तो हम उसकी तरफ उंगली भी करके तो बोल सकते हैं, है ना, कि क्या चाय पीने चलोगे। तो चित्र की हेल्प से भी, शब्द की हेल्प से भी, इशारों की हेल्प से भी हम कूट लेखन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है संदेश। तो संदेश क्या होता है, जिसका हम जो कूट लेखन करने के बाद में मिलता है उसको हम संदेश बोलते हैं। ठीक है, तो सामग्री, विचार, भावनाएं, सुझाव, क्रम सभी संचार के इन तत्व के अंतर्गत आते हैं। माध्यम वह पथ है जिसके माध्यम से एनकोडेड संदेश प्राप्तकर्ता तक प्रेषित किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया हमारा संदेश यानी कि मैसेज, और नेक्स्ट आ जाता है कूटवाचन यानी कि डिकोडिंग। ठीक है, तो डिकोडिंग जो है वो कौन करेगा, जो भी हमारा प्राप्तकर्ता या रिसीवर है ना। तो एनकोडेड सिलेबल्स यानी कि एनकोडेड जो भी सिलेबल्स है, जो भी चीज है, उसका रूपांतरण मतलब कि उसका बेसिकली कन्वर्जन,
कौन करता है? प्राप्तकर्ता करता है, कि जो भी बोला जा रहा है उसका मतलब क्या है। ठीक है, प्राप्तकर्ता जो होता है ये क्या होता है? श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति होता है जो अंततः प्रेषक से संदेश प्राप्त करता है ना। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रतिपुष्टि, यानी कि साइबरनेटिक्स भी बोलते हैं इसको। और हाँ, इसको याद रखना, साइबरनेटिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि साइबरनेटिक्स हम किसको बोलते हैं। तो प्रतिपुष्टि या फिर जो फीडबैक होता है उसको हम साइबरनेटिक्स बोलते हैं, है ना। तो इसमें जो प्राप्तकर्ता है, यानी कि ये लड़की है यहाँ पर प्राप्तकर्ता, तो प्राप्तकर्ता के सभी कार्यों को संचयी रूप से शामिल किया जाता है जो दर्शाता है कि उसने प्रेषक द्वारा संदेश प्राप्त किया और समझा है ना। यानी ये जब भी इसको कोई भी जवाब देगी तो कब देगी? जब इसने इसकी बात को समझ लिया है, डिकोड कर लिया है अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। जो संप्रेषक होता है, अब ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, हम इनके बारे में एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला है संप्रेषक, यानी कि संदेशवाहक, यानी कि सेंडर, या फिर हम इसको सोर्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, अब चाहे तो सोर्स भी लिख सकते हैं, है ना। तो संप्रेषक को सही बोध होना चाहिए। सही बोध का मतलब क्या है? उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ और मुझे कैसे बोलना है। ठीक है, संप्रेषक संचार के बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए उसको कंफ्यूजन है, मैं क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, एकदम स्पष्ट होना चाहिए। और नेक्स्ट आएगा संप्रेषण के जो माध्यम है वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो पहला है मुद्रित माध्यम और दूसरा है अमुद्रित माध्यम। ठीक है, तो मुद्रित माध्यम जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? समाचार पत्र हो सकता है, शब्दकोश हो सकता है और एटलस हो सकता है। ये मुद्रित माध्यम है। मुद्रित का मतलब होता है प्रिंटेड, है ना, जिसपे लिखा हुआ है, जो प्रिंट हुआ है, जिसपे लिखा हुआ है, चाहे वो कोई डायग्राम बना हुआ है, चाहे वो कोई चित्र बना हुआ है ना, चाहे वो कोई कुछ चीज लिखी हुई है, उन सबको हम क्या बोलेंगे? मुद्रित माध्यम, मतलब प्रिंटेड मीडिया। ठीक है, और अमुद्रित माध्यम क्या हो जाएंगे? जिनमें लिखा हुआ नहीं है। जैसे अगर हम श्रवण माध्यम की बात करें, यहाँ पे रेडियो से हमें सुनाई देगा। दृश्य माध्यम की बात करें, यहाँ पे हमें दिखाई देगा स्लाइड में। ठीक है, बहुमाध्यम की बात करें, बहुमाध्यम का मतलब क्या होता है? जिसमें श्रवण भी हो और दृश्य भी हो, यानी कि यहाँ पर हमें सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा। तो टीवी में हमें दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है, दोनों चीजें होती है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बहुमाध्यम बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे संचार के प्रकार जो हैं वो कितने होते हैं। तो संचार के या फिर कम्युनिकेशन के जो प्रकार हैं उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहला जो प्रकार है उसमें एक होता है शाब्दिक संचार और एक होता है अशाब्दिक संचार। ठीक, शाब्दिक संचार का मतलब क्या है? जिसमें शब्दों का प्रयोग हो, वो शाब्दिक संचार हो गया, है ना, या शाब्दिक संप्रेषण हो गया, जिसमें शब्दों का यूज हो रहा है। तो अगर हम बातचीत कर रहे हैं उसमें भी हम शब्दों का यूज कर रहे हैं, तो ये इसको हम जब भी हम बोल करके कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसको हम मौखिक संचार बोलते हैं या मौखिक शाब्दिक संचार बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली शब्दों को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जो लिखित संचार होता है इसमें हम क्या कर रहे हैं? लिख करके, और क्या लिख रहे हैं? शब्दों में ही तो लिख रहे हैं, है ना। जैसे अगर हमें किसी को अपनी बात लिख करके बोलनी है तो हम क्या करेंगे? शब्दों को लिख करके उसको बताएंगे, है ना। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, याद रखिएगा, जैसे आपने जो भी चीज बोली है तो आपने बोल दी, है ना, उसके बाद में उसका कोई सबूत तो रहता नहीं है। आप अगर बाद में सोचना चाहो मैंने एग्जैक्टली क्या बोला था, तो आपके पास तो कोई रहेगा नहीं सबूत, है ना, अगर आपने रिकॉर्डिंग ना करी हो। ठीक है, तो अगर आप ऐसे जैसे दिन भर में बातचीत करते हैं तो क्या आपके पास उसका कोई रिकॉर्ड होता है? नहीं होता, कि आपने सुबह से क्या क्या बोला, किससे कैसे कैसे बोला, है ना। पर जो लिखित संचार होता है वो स्थायी होता है। स्थायी हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी आपने लिखा ना, आप 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद, कितने भी दिन बाद उसको देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा था, है ना। तो जो लिखित माध्यम होता है या लिखित संचार होता है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है अशाब्दिक संचार। अशाब्दिक संचार का मतलब क्या होता है? जहां पर शब्दों को नहीं यूज करना है। ठीक है, शब्द नहीं यूज होने हैं। अब देखो, शब्द नहीं यूज होने, लेकिन हम आवाज यूज कर सकते हैं। ठीक है, आवाज कैसे यूज कर सकते हैं? जैसे आपने ना देखा होगा, जैसे आपके अगर भाई भाई हैं तो आपने जरूर ये चीज अपने घर में ही नोटिस करी होगी, है ना। लड़कियां तो नहीं करती हैं ऐसे, लड़के जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि लड़के जो होते हैं, अगर जैसे सपोज करो, है ना, अगर मैं जैसे अपने घर की ही बात बताऊं, मेरा ही भाई है ना, उसके जो दोस्त हैं वो क्या करेंगे, जब भी उनको कहीं पे बाहर जाना है तो बाहर है ना किसी की आवाज निकालेंगे, जैसे कुत्ते वुत्ते की या जो भी उन्होंने अपना ब्रो कोड बना रखा होगा, है ना। तो जैसे ही वो किसी भी कुत्ते वुत्ते की या किसी की भी आवाज निकालेंगे तो जो भी भाई है वो क्या करेगा, घर से बाहर चला जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? आवाज हो जाएगा। शब्द तो यूज नहीं कर रहे हैं, केवल आवाज निकालिए, कोई भी आवाज हो सकती है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे दृश्य संकेत। तो दृश्य संकेत का मतलब क्या होता है कि हम किसी को कुछ दिखा करके उसको संकेत दे रहे हैं, है ना। जैसे कि अभी जब भी आप जा रहे हो, समझो आप कार में जा रहे हो, है ना,
और अगर रेड लाइट हो गई है तो आप अपना जो भी आपके साथ जा रहा है उसको ऐसे दिखा करके संकेत दे सकते हो कि देखो रेड लाइट है, अभी अभी बंद करो कार, है ना। और स्पर्श संकेत का मतलब क्या होता है, स्पर्श करके भी हम बहुत सारे संकेत देते हैं किसी को भी, ठीक है, छू करके, है ना। मतलब कैसे भी, जैसे कि अगर हमने बेसिकली अगर किसी को बुलाना है तो हम उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं और वो समझ जाता है कि मेरे को कोई बुला रहा है, वो पीछे मुड़ के देखने लगता है ना। तो ये स्पर्श संकेत हो गया। गंध संकेत, अगर हम सूंघ करके कोई भी चीज जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं दूसरे लोगों को, वो। और स्वाद हो गया अगर हम टेस्ट लेकर के, है ना, जैसे टेस्ट लिया, हमने खाया कुछ और फिर हम ऐसे कर रहे हैं कि टेस्टी है ना, उनका मतलब क्या हुआ, टेस्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली ये हो गए अशाब्दिक संचार, यानी हमने यहाँ पर शब्दों का प्रयोग नहीं किया लेकिन हमने अपनी बात को दूसरे जने तक पहुंचा दिया, ठीक। अब नेक्स्ट जो हमारा टाइप है संचार के प्रकार में, वो है औपचारिक और अनौपचारिकता का। तो औपचारिक संचार जो होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये एक फॉर्मल जगह पे होगा, यानी कि कोई भी स्कूल, यानी एक स्पेसिफिक जगह बोल सकते हैं, है ना, स्पेसिफिक जगह बोल सकते हैं, जैसे कि स्कूल हो गया या जहां पर हम काम करते हैं, हमारा कंपनी हो गया, है ना, वहां पे जो भी संचार होते हैं, कम्युनिकेशन होते हैं, उनको हम औपचारिक संचार बोलेंगे, ठीक है। जो कि मतलब जहां यहाँ पे ना ऐसे नहीं है कि आप किसी से भी जाके कुछ भी बोलने लग जाओ, ऐसे नहीं होता। जैसे हम घर में किसी से भी कुछ भी बोल रहे हैं ना, ऐसे नहीं होता। जैसे आप कंपनी में भी देखा होगा, आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आप ऐसे नहीं कर सकते ना डायरेक्टली प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाओ और वहां जाके कुछ भी बोल दो, ऐसे नहीं होता, है ना। आप क्या करोगे, पहले अपनी क्लास टीचर को बोलोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम है क्लास टीचर जाकर के फिर प्रिंसिपल को बोलेगी और प्रिंसिपल जब आपको बुलाएगा तब आप प्रिंसिपल के पास जाओगे, है ना। तो ये होता है औपचारिक संचार, ठीक है, यानी कि फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब ये है ना, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि एकल श्रृंखला, सिंगल चेन में क्या होता है, यहाँ पे जैसे समझो 4 लोग हैं ऐसे, है ना, 1 2 3 और 4, ये 4 लोग हैं, है ना। पहले ने कोई बात बोली, दूसरे तक पहुंचा दी, दूसरे ने वही बात तीसरे तक पहुंचा दी, तीसरे ने वही बात चौथे तक पहुंचा दी, इसको हम बोलते हैं एकल श्रृंखला, ठीक है, यानी कि जो श्रृंखला में चलता है, चेन में चलता है। नेक्स्ट आ जाता है व्हील, यानी कि चक्र। अब चक्र में क्या होता है, देखो चक्र में क्या होगा, ऐसे होगा, जैसे बीच में एक बंदा है और ये क्या कर रहा है, इन लोगों को अपनी बात पहुंचा रहा है, ठीक है। ये एक बीच में बंदा है और इसके चारों तरफ बंदे हैं, ठीक है, और ये इन बंदों को अपनी बात पहुंचा रहे, जो भी है, ठीक है। ये किसमें होता है बेसिकली, और ये बंदे भी आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये किसमें होगा, जैसे कोई भी आप स्कूल मॉनिटर की ही बात कर लीजिए, जो भी स्कूल मॉनिटर है वो यहाँ पे बीच में ये स्कूल मॉनिटर है और ये क्या करेगा, इसको जो भी टीचर ने बोला है करने के लिए, ये बाकी बच्चों को बता रहा है ना, इसको भी बता रहा है, 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 इसने सबको बता दिया। ये क्लास मॉनिटर है, इसने इन सब बच्चों को बता दिया, क्लास के बच्चों को, है ना, कि आज जो है वो वाली फला टीचर नहीं आने वाली है और वो वाला लेक्चर खाली रहेगा, तो सबको शांत रहना है। ये इसने सबके पास जाकर के बोल दी ये चीज, ठीक है। अब ये जो सारे के सारे बच्चे हैं ना, ये आपस में भी बात कर रहे हैं, है ना, कि वो टीचर नहीं आने वाली है, वो टीचर नहीं आने वाली है आज, तो ये क्या हो जाएगा, चक्र हो जाएगा, ठीक। अगर हम वृत्तीय की बात करें वृत्तीय की बात करें यानी सर्कुलर की बात करें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बेसिकली ये इस तरीके से होता है ना, सर्कुलर। और इसको हम क्यों बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो डिकोडर है वो एनकोडर बन जाता है, क्योंकि देखो सर्कुलर में क्या होगा, यहाँ पे एक व्यक्ति है ना, और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये जैसे हम कभी कभी खुद से ही बात करते हैं ना, कि जैसे कि अरे आज स्कूल जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे थोड़ा फीवर हो रहा है ना, क्या करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, है ना। फिर हम खुद ही बोलने लगेंगे चलो फीवर हो रहा है मत जाओ, कोई नहीं, है ना। फिर हम खुद ही ऐसे करने लगेंगे कि नहीं नहीं थोड़ा सा ही फीवर है, इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टैबलेट खा के चली जाती हूँ, है ना। तो ये क्या होगा, यही होता है सर्कुलर, यानी कि आप खुद ही तो आप डिकोडर हो और खुद ही एनकोडर हो, यानी कि खुद ही आप सेंडर हो और खुद ही आप रिसीवर भी हो, है ना। तो ये होता है वृत्तीय, और इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कूटवाचक होता है, कूटवाचक यानी कि जो डिकोडर है वही ही कूट लेखक हो जाता है, यानी एनकोडर भी बन जाता है। जो सुन रहा है हम अपनी ही बात सुन रहे हैं और हम खुद ही खुद को बोल रहे हैं, है ना। और उल्टा वी जो होता है, यानी जो इन्वर्टेड वी होता है, तो वो ये होता है इन्वर्टेड वी, ठीक है। इसमें क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर एक व्यक्ति है और सबसे ऊंचा, जैसे अगर हम अपने स्कूल की बात करें तो प्रिंसिपल है और वो बहुत सारे टीचरों को, एक टीचर ये है एक टीचर ये है, तो इन दोनों टीचरों को ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, इसको हम बोलते हैं उल्टा वी। और नेक्स्ट होता है हमारा फ्री फ्लो, यानी कि जिसको हम बोलते हैं मुक्त प्रवाह। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी किसी को भी बोल रहा है कुछ भी, जैसे हमारे घर में होता है वो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी कि कोई भी किसी को भी कभी भी कुछ भी बोल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनौपचारिक संचार। अनौपचारिक का मतलब क्या है, जैसे मैं बोल रही थी कि जब कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है ना, जो जैसे हमारे घर में हम किसी की शादी में गए, वहां बातें कर रहे हैं, है ना, हम अपने पड़ोसी आंटी आई हैं घर पे या हम उनके घर गए हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, ये सब अनौपचारिक संचार हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे हम गप कर रहे हैं या फिर गप गुप कर रहे हैं। और नेक्स्ट झुंड में अगर हम बातें कर रहे हैं, जैसे क्लास के बच्चे सब आपस में मिल करके बातें कर रहे हैं। और सिंगल स्ट्रैंड जो है ये आ जाएगा इसके अंदर, और संभावना यानी प्रोबेबिलिटी जो है ये आ जाएगी अनौपचारिक संचार के अंदर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो औपचारिक और अनौपचारिक संचार है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि आ जाता है आप लोगों को पूछने के लिए। ठीक, चलिए भाई और लोगों को भी जोड़ा करो, आप तो बहुत कम आते हो, है ना, इतने लोगों से काम कैसे चलेगा। यूनिट थर्ड, कल आपकी यूनिट सेकंड फिनिश हो जाएगी सौरभ, और उसके बाद में आपकी थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आपका सिलेबस हो जाएगा, जैसे मैं बोल रही हूँ जल्दी जल्दी सिलेबस करवाएंगे, उसकी फिक्र मत करिएगा। ठीक है जी, चलिए चलिए तो औपचारिक संचार और अनौपचारिक संचार जो है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये व्यवस्थित एवं सुव्यवस्थित होता है ना, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है, एक स्पेसिफिक जगह पे हो रहा है ना, जहाँ पे सारी की सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती हैं, है ना, सुव्यवस्थित तरीके से चलती है। जैसे हमारा स्कूल हो गया या हमारा कोई भी काम करना जहाँ पे करते हैं वो ऑफिस हो गया, है ना, तो वो होता है हमारा औपचारिक संचार। और जो अनौपचारिक है वो पदानुक्रम को कम करता है ना। पदानुक्रम को कम कैसे करेगा, जैसे यहाँ पे ऐसे नहीं होता कि जो सबसे बड़ा है ना, वो अपने छोटे से बोलेगा, फिर वो अपने छोटे से बोलेगा, वो अपने छोटे से बोलेगा, ऐसे नहीं है यहाँ पे अनौपचारिक। जैसे हमारे घर में हमारे दादाजी भी हमसे बात कर ही रहे हैं ना, पापा भी हमसे कर ही रहे हैं, है ना, हम सीधा दादाजी से जाके कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये क्या है, पदानुक्रम को कम करेगा ये। और नेक्स्ट है जानकारी का स्रोत ज्ञात होता है यहाँ पर, कि जानकारी जो है वो बेसिकली कहाँ से आ रही है, और ये जो है वो कर्मचारियों के लिए भावनात्मक राहत देता है। अगर अनौपचारिक संचार हो रहा है किसी भी इंडस्ट्री में, है ना, जैसे कि वहां पे ऐसा नहीं है कि जो सबसे बड़ा है वो जो भी बेसिकली वहां पे कौन कौन होते हैं, सीईओ वगैरह होता है ना, तो वो अपने से छोटे से बात करेगा, फिर मैनेजर जो है वो अपने से छोटे से बात करेगा, तो ऐसे नहीं होता वहां पे। अगर ऐसे ना हो तो कर्मचारियों को भावनात्मक राहत मिलेगी, क्योंकि उनको घर जैसा माहौल लगेगा। ठीक है, जिम्मेदारी तय करना यहाँ पे आसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि सबको बेसिकली अपनी जिम्मेदारियां ऑलरेडी पता होती हैं, है ना, क्योंकि कंपनी हो कोई या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी स्कूल हो, वहां पर सबको अपनी जिम्मेदारी बेसिकली पता है और उनको तय करना भी बहुत ईजी होता है। यहाँ पर सूचना का आसान प्रवाह होता है ना अनौपचारिक में, क्योंकि हम किसी से कभी भी कुछ भी बोल रहे हैं ना अपने घर में। तो नेक्स्ट नियंत्रण रखना यहाँ पर आसान होता है, क्योंकि देखो सबको अपनी लिमिट्स पता है कि हमसे कब किसको क्या बोलना है, ये सबको पता है ऑलरेडी, है ना। जबकि यहाँ पर कोई डर नहीं होता है। अगर हम अनौपचारिक संचार रखते हैं इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे किसी का कोई डर नहीं होता है। कर्मचारियों के साथ पर्यावरण अनुकूल संबंध भी बनता है। ठीक, तो ये बेसिकली दोनों में अंतर हो जाएंगे अगर एक इंडस्ट्री में दोनों लगाए जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है अंतरावैयक्तिक संचार, इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इंटर नहीं होगा, यहाँ पे इंट्रा होगा। ठीक है, यहाँ पे आप इंट्रा कर लीजिएगा इसको, क्योंकि इंटर तो नीचे वाला होगा, ये इंट्रा होगा, INTRA, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल किसको हम बोलते हैं, जब हम स्वयं से ही बातें करते हैं, यानी खुद से बात करते हैं, है ना, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। और नेक्स्ट आ जाता है अंतरावैयक्तिक संचार, है ना, ये अंतरवैयक्तिक है और ये अंतरावैयक्तिक है। ठीक है, ये दोनों ही वो लग रहे हैं, ये अंतरवैयक्तिक है, ये अंतरावैयक्तिक नहीं होगा, है ना। अंतरवैयक्तिक संचार जो है या पारस्परिक संचार, ये क्या होता है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच होता है, जिसको हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं। यानी जब हम किसी और से बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे अंतरावैयक्तिक या फिर इंटरपर्सनल। ठीक, नेक्स्ट हम आ जाते हैं यहाँ पर संचार प्रवाह जो होता है वो क्या होता है। देखो संचार प्रवाह का मतलब क्या होता है, जैसे एक आदमी ये है, एक आदमी ये है, इसने इससे बात कर ली, ठीक है, तो ये जो फ्लो है इसका किस तरीके का है ना। जैसे ये तो मैंने इसे सीधे सीधे बता दिया। अब जैसे एक अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे अगर आपको अपनी क्लास में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किससे बात करोगे, आप बात करोगे अपनी टीचर से। तो टीचर आपसे बड़ी हैं देखा जाए तो, है ना, तो आप क्या कर रहे हो, ऊपर की साइड में जा रहे हो कम्युनिकेशन में, और जो आपकी टीचर है वो बात करिए प्रिंसिपल से, है ना, तो ये भी ऊपर की साइड में जा रहा है कम्युनिकेशन। वही अगर प्रिंसिपल है वो बात कर रहा है पहले आपकी टीचर से, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे की साइड कम्युनिकेशन। इसको हम बोलते हैं संचार प्रवाह। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे अब कि कितने टाइप का होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर है
संचार प्रवाह के अंदर यानी कम्युनिकेशन फ्लो जो है वो क्या होता है, तो सबसे पहले है ऊर्ध्वाधर संचार। ठीक है, ऊर्ध्वाधर को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल बोलते हैं। और वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे सीधी लाइन खींचोगे, इसी को ही हम वर्टिकल बोलते हैं, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये चीज तो आपको पता ही होगी ऑब्वियसली, इसको हम वर्टिकल बोलते हैं। अब जो वर्टिकल संचार है वो दो तरीके का हो सकता है, या तो संचार नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि जो नीचे लेवल के लोग हैं वो अपने खुद ऊंचे लोगों से बात करते हैं, अपने लेवल से ऊंचे लोगों से बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर की साइड जा रहा है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वगामी या ऊर्ध्वमुखी। ठीक है, या फिर अपवर्ड कम्युनिकेशन बोल सकते हैं इंग्लिश में। वही अगर ऊंचे लेवल का बंदा नीचे लेवल के लोगों से बात कर रहा है ना, जैसे कोई मैनेजर है वो एम्प्लॉय से बात कर रहा है, या प्रिंसिपल है वो टीचर से बात कर रही है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर लेवल वाला बंदा नीचे के लेवल से बात कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अधोगामी या अधोमुखी संचार बोलेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं, सबसे पहले ऊर्ध्वाधर आएगा। ऊर्ध्वाधर मतलब ये वर्टिकल, ठीक है, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो यहाँ पे सूचना संदेश लंबवत रूप से ऊपर या नीचे की ओर प्रवाहित होता है। अगर हम ऊर्ध्वगामी की बात करें तो ये कहां जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, यानी अधीनस्थ से वरिष्ठ तक। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, ठीक है, सुपीरियर। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे बी का, ये होता है अधोगामी या अधोमुखी, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, वरिष्ठ से, यानी कि जो बड़ा है, जो सुपीरियर है, उससे अधीनस्थ की तरफ जाएगा, यानी उससे छोटे की तरफ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रही थी, ये सबऑर्डिनेट है और ये सुपीरियर है, ये बड़ा है, सुपीरियर बड़ा है ना। तो अगर सबऑर्डिनेट सुपीरियर से बात कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपवर्ड बोलेंगे। और अगर सुपीरियर यानी कि जो बड़ा है वो खुद से छोटे से बात कर रहा है, सबऑर्डिनेट से बात कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डाउनवर्ड बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आ जाता है, ये आ जाता है क्षैतिज। तो क्षैतिज जैसे मैंने बताया था ऐसे करके, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज या फिर हॉरिजॉन्टल या फिर लेटरल कम्युनिकेशन। तो ये क्या होता है, समान या समान पदानुक्रम में लोगों के बीच चर्चा करना, है ना। जैसे कि आप स्कूल में सारे के सारे बच्चे चर्चा कर रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा, क्षैतिज या समतल संचार के अंदर। जितने भी टीचर हैं स्कूल के वो आपस में बात कर रहे हैं, तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, जितने भी एम्प्लॉय हैं किसी इंडस्ट्री में वो जब बात कर रहे हैं तो किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है हमारे वो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं अभी एमसीक्यूज। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिएगा अच्छे से, ऐसे चुपचाप मत बैठ जाइएगा, है ना। आप लोग भी आंसर दीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग जब आंसर देते हो तो बेसिकली मेरे को ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन जा रहा है ना, इंटरेक्टिव हो जाता है थोड़ा। तो आप लोग भी क्या करना है, आप लोगों को भी आंसर देना है इसका। ठीक है, चलिए तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हेलो मैम, राम राम जी, राम राम जी, शर्मा व्लॉग्स, ओके, राम राम जी, वेरी गुड इवनिंग, मुस्कान शाक्या। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। देखो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आज का, यह है संप्रेषण प्रक्रिया में कितने घटक होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया 6 घटक होते हैं टोटल, है ना। निम्नलिखित में से संकेतीकरण यानी कि एनकोडिंग जो होती है वो किसके लिए महत्वपूर्ण होती है। तो एनकोडिंग किसके लिए महत्वपूर्ण होगी, संदेश को उत्पन्न करने के लिए, यानी जो भी मैसेज है उसको जनरेट करने के लिए, है ना। जैसे मैं बोल रही थी, सब जो अपनी अपनी लैंग्वेज में एक ही बात को अपने अंदर बना रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एनकोड करना। ठीक है, तो संदेश की उत्पत्ति करने के लिए। और नेक्स्ट है कौन सा कथन प्रतिपुष्टि के संदर्भ में सत्य है। प्रतिपुष्टि का मतलब क्या होता है, फीडबैक देना, है ना। तो फीडबैक के संदर्भ में कौन सी चीज सत्य हो जाएगी, ऐसी स्थिति जब प्रेषक और प्राप्तकर्ता जानकारी का विनिमय करते हैं, है ना। तो क्योंकि जैसे मैं बोल रही थी आप लोगों से कि प्राप्तकर्ता तक जानकारी पहुंच गई है, उसने उसका अर्थ समझ लिया है, उसको समझ आ गई है आपकी बात। ये चीज हमें कैसे कंफर्म होगी, तो ये चीज हमें कंफर्म होगी जब प्राप्तकर्ता जो है यानी कि जो भी रिसीवर है वो जब फीडबैक दे देगा, प्रतिपुष्टि दे देगा। ठीक है, देखो संचार मौखिक रूप तक सीमित होता है, बिल्कुल नहीं होता, लिखित रूप से भी कर सकते हैं, सांकेतिक रूप से भी कर सकते हैं। संचार लिखित रूप तक सीमित होता है, बिल्कुल नहीं होता है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन से शब्द का प्रतिपुष्टि से निकटतम संबंध है, किसका हो जाएगा, साइबरनेटिक्स का, जैसे मैं बता रही थी आपको कि इसको भी आप याद रख लेना। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प श्रवण क्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। श्रवण क्रिया का मतलब क्या हो गया, सुनना, श्रवण का मतलब होता है सुनना। ठीक है, तो क्या करेगा, वक्ता के शब्दों के वितरण की तीव्र गति, ये भी बिल्कुल करेक्ट
करेक्ट बात है ना। जैसे कभी कभी आपको ये पता होता है ना कि सामने वाला बंदा जब बेसिकली तेज तेज बोलता है तो आपको समझ नहीं आता थोड़ा अच्छे से, है ना। तो प्रतिकूल का मतलब क्या है कि जो गलत तरीके से प्रभावित करे, यानी कि जो कम्युनिकेशन है उसको बेसिकली अच्छे से ना होने दे। तो शब्दों यहाँ पे हमारा है कि शब्दों के वितरण की तीव्र गति, यानी कि वो बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है ना, तो हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। नेक्स्ट है संदेश में अत्यधिक जानकारी होना, यानी जो भी मैसेज है अगर उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वो बोलता ही जा रहा है तो एक तो हम बोर होने लगते हैं, है ना। और दूसरी बात वो बोलता ही रहता है ना, तो मतलब हम उतना ज्यादा हमारा कंसंट्रेशन भी नहीं रहता फिर। तो इसीलिए बेसिकली क्या होगा, जो भी हमारा श्रवण क्रिया है वो उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट है मीडिया का अनुचित चयन और उपयोग, तो ये भी बात करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक शब्द का व्यक्तिपरक अर्थ होता है, क्या होता है, यानी द सब्जेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड इज, वर्ड जो होता है उसका बेसिकली मतलब क्या होता है ना। तो शब्द जो है उसका मतलब क्या होता है, गुणबोध अर्थ होता है, यानी कि मीनिंग ऑफ वर्च्यू होता है, ठीक है। यानी जो भी शब्द बोला जा रहा है सामने वाले को समझ आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से संचार किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है, ठीक है। तो संचार किसके हस्तांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना, ठीक है। तो जो किसके हस्तांतरण और समझने के संदर्भ में होता है, किसके अर्थ के, ठीक है। संचार जो हो रहा है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो बेसिकली किसके लिए हो रहा है कि जो भी हम अपनी बात बोल रहे हैं सामने वाले को उसका अर्थ पता हो, उसको समझ तो आए, इसीलिए तो संचार हो रहा है। अगर जो हम बात बोल रहे हैं सामने वाले को समझ ही नहीं आ रही है, उसको हम संचार बोलेंगे नहीं एक्चुअली, है ना। कम्युनिकेशन उसको हम बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि उसको अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, तो कहां से कम्युनिकेशन हुआ। नेक्स्ट है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पर क्या है, संप्रेषण को सही बोध होना चाहिए ना, यानी जो भी सेंडर है उसको करेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, किससे बोल रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट है एक प्रभावी संदेश वाहक जो है वो है, संदेश वाहक का मतलब क्या होता है, जो मैसेज भेजता है ना। संदेश वाहक यानी कि जो भी संदेश भेज रहा है वह क्या है, जो कि संचार के बारे में बहुत ज्यादा स्पष्ट है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रभावी संचार का संदेश प्राप्तकर्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जो हमारी बात सुन रहा है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि वो संदेश दूसरों को संप्रेषित करे, ठीक। सी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी प्रकार के संचार को प्रभावी तब माना जाएगा, कब माना जाएगा, तब माना जाएगा जब जिस अर्थ में प्रेषक द्वारा भेजा जाए, यानी मैं जो बात बोल रही हूं वो एग्जैक्ट वैसे ही जो प्राप्त करता है जिस तक मैं भेज रही हूं उसको वैसे ही मिले, है ना, तब हम बोलेंगे कि प्रभावी है। अगर उसको समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है या उसने गलत मतलब निकाल लिया है, तो हम उसको प्रभावी संचार नहीं मानेंगे, तो हम उसको इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं मानेंगे। कब मानेंगे, जो हमने समझ के भेजा है या बोला है एग्जैक्टली वही ही सुना है, सामने वाले ने भी उसका वही ही मतलब निकाला है, ठीक। नेक्स्ट है संप्रेषण के माध्यम जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो सारे हो सकते हैं, श्रवण माध्यम भी हो सकता है ना, दृश्य माध्यम भी हो सकता है और बहुमाध्यम भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है मुद्रित माध्यम क्या है, मुद्रित जो मैं बता रही थी प्रिंट, है ना, जिस पर की लिखा हुआ हो या कुछ भी बना हुआ हो, है ना। तो देखो समाचार पत्र में लिखा हुआ होता है, शब्दकोश में लिखा हुआ होता है, एटलस में जो भी बेसिकली कंट्रीज के या किसी भी चीज के मैप्स हैं वो होते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अमुद्रित माध्यम का मतलब क्या है, जिसमें लिखा हुआ नहीं है ना, तो टेलीविजन, स्लाइड, रेडियो, ये सारे के सारे जो है क्या हो जाएंगे, अमुद्रित माध्यम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संदेश वाहन से तात्पर्य उस व्यापक क्षेत्र से है जिसके माध्यम से मानव तथ्यों तथा संपत्तियों का आदान प्रदान करता है। किसने बोला है, रेडफील्ड ने बोला है ये, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संप्रेषण की तकनीकियों के कितने भाग होते हैं, तो टोटल 2 भाग होते हैं संप्रेषण की टेक्निक के, यानी कि कम्युनिकेशन टेक्निक के, ठीक। नेक्स्ट है शाब्दिक संप्रेषण के कितने रूप होते हैं, यानी जो शाब्दिक संप्रेषण है जिसमें हम शब्दों का यूज करते हैं उसके कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं। कौन से 2 रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और एक होता है लिखित, ठीक है। शाब्दिक संप्रेषण के एक मौखिक और लिखित। नेक्स्ट है वाणी संप्रेषण के अंतर्गत कौन कौन से घटक आते हैं, तो कौन कौन से घटक आएंगे वाणी संप्रेषण के अंदर, यानी जब भी हम बोल रहे हैं तो वहां पर और कौन कौन से घटक आएंगे। देखो जब भी हम बोलते हैं ना तो बोलने में हमारी एक और चीज इन्वॉल्व होती है ना, यानी कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो क्या है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज के अंदर जैसे चेहरे के हाव भाव जो है वो भी हमारी बात के साथ मैच करने चाहिए, हमारे शरीर की चाल जो है वो भी हमारी बातों के साथ मैच करनी चाहिए, और हमारी आंखों का जो संबंध है वो भी हमारी बातों के साथ मैच करना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यक्ति अधिकतर चक्षु संपर्क यानी आई कांटेक्ट करते हैं,
ठीक है। जो व्यक्ति आई कांटेक्ट कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, आई कांटेक्ट कर रहे हैं ना, तो मतलब जैसे हम भी अगर किसी से बातें बोल रहे हैं और अगर वो आई कांटेक्ट कर रहे हैं ना अच्छे से, तो हमें अपने अंदर से ही अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये हमारी बात अच्छे से सुन रहा है ना। तो क्या कर रहे होते हैं, वो ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट है अशाब्दिक संचार के कितने प्रकार होते हैं। अशाब्दिक का मतलब क्या होता है, जहां पे शब्दों का यूज नहीं होता है। तो इसके कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। और यहाँ पर है निम्न में से कौन सा अशाब्दिक संचार नहीं है ना। तो देखो समय भाषा है, या फिर यूज ऑफ स्पेस है, या स्थिर स्थान है, ये सारे के सारे क्या है, अशाब्दिक संचार है। जबकि अगर हम बात करें स्वर का उतार चढ़ाव, यानी जब हम बात कर रहे हैं और उसमें जब स्वर का उतार चढ़ाव हो रहा है तो वो अशाब्दिक संचार है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो स्वर का यूज हो रहा है ना। स्वर का मतलब यहाँ पे हम शब्द यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएगा शाब्दिक। तो यहाँ पे यही पूछा शाब्दिक संचार कौन सा नहीं है, स्वर का उतार चढ़ाव, क्योंकि स्वर का उतार चढ़ाव हो रहा है मतलब वहां पे शाब्दिक संचार हो रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट है किस संचार का साक्ष्य स्थायी होता है ना। तो जैसे मैं बात कर रही थी आपसे कि लिखा हुआ अगर है तो आप उसको 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 10 दिन बाद देख सकते हैं आराम से, है ना। जैसे कि देखा होगा आपने अभी कितने सारे वो भी आते हैं ना, केसेस कितने सारे अभी आने लगे हैं, और व्हाट्सएप चैट्स जो होती हैं वो आपको दिखाई दे जाती हैं, है ना। वो मतलब लोग डाल देते हैं इंटरनेट पे, और ये वो सो करना नहीं चाहिए ऐसे, पर डाल देते हैं, है ना। तो वो क्या है, बेसिकली स्थायी है, इसीलिए तो डाल दिया कि देखो इन्होंने हमसे ऐसे से बात करी थी। अगर वहां पे वही चीजें मौखिक रूप में हुई होती, है ना, तो क्या कोई सबूत रहता मौखिक का। अगर रिकॉर्डिंग ना करी हुई होती तो क्या कोई होता, वो मतलब कोई भी सबूत नहीं होता। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा माध्यम मौखिक संचार का नहीं है। तो मौखिक संचार का क्या नहीं हो जाएगा, देखो रेडियो प्रसारण मौखिक है, यानी रेडियो पे जो भी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां पर भी लोग बोल करके ही बता रहे हैं, इंटरव्यू में भी बोल करके ही बता रहे हैं। जबकि प्रश्नावली का मतलब होता है जब आपको प्रश्न लिख के दिए जाते हैं और आपको उनके उत्तर लिखने होते हैं, है ना। तो ये तो लिखित माध्यम हो गया ना, तो हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लिखित संचार नहीं है। तो यहाँ पर देखो टेलीफैक्स, चार्ट और ईमेल। अच्छा, ये बोल रहे लिखित संचार नहीं है। टेलीफैक्स लिखित है, चार्ट लिखित है, ईमेल लिखित है, पर जो घोषणाएं, जो अनाउंसमेंट करी जाती है ना, जैसे ट्रेन में जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हो और वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे जाते हो, वहाँ पर भी अनाउंसमेंट करी जाती है ना कि ये वाली ट्रेन, है ना, ये वाली पटरी पे आएगी, या ये वाले प्लेटफॉर्म पे आएगी, है ना, इतना टाइम है, इसमें इतना लेट हो गई है, या जो भी अनाउंसमेंट्स हैं, है ना, तो वो किस रूप में करी जाती है, मौखिक रूप में करी जाती है। नेक्स्ट है किस शब्द का प्रयोग संचार प्रक्रिया के दौरान संदेश को प्रतीकात्मक रूप में परिवर्तित किए जाने के लिए किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कूट लेखन। ठीक, नेक्स्ट है एक व्यक्ति जब स्वयं को वर्णित करता है तो उसे क्या कहा जाता है। स्वयं को वर्णित कर रहा है, यानी स्वयं के बारे में बोल रहा है, उसको क्या बोलेंगे, स्व अवधारणा बोलेंगे, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट बोलेंगे। ठीक, अपने बारे में खुद अवधारणा बना के बता रहे लोगों को। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द 2 लोगों के बीच संदेश को भेजने और प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पर्सन कम्युनिकेशन, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 लोगों के बीच में संदेश और भेजा जा रहा है और प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, इसको हम दूसरा क्या बोलते हैं, इंटरपर्सनल भी बोल सकते हैं, है ना। नेक्स्ट है जो लोग अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति उन्मुक्त भाव से करते हैं उनके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उनको बोला जाता है एक्सेप्टेबल, यानी कि स्वीकारात्मक। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मौखिक संप्रेषण के मुख्य माध्यम जो है वो नहीं है, मौखिक के बोल रहे हैं। तो देखो भाषण दे रहे हैं, या फिर हम सिंपोजियम हो रहा है, विचार गोष्ठियां हो रही हैं, या साक्षात्कार हो रहा है, सब में मौखिक रूप से तो बोला जा रहा है, पत्र में लिखा जा रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, लिखित माध्यम हो जाएगा, जो सी ऑप्शन है। तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार को क्या कहा जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हमारा जो बी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरवैयक्तिक संचार जो है वो सहायता करता है, किसमें करता है, स्वयं के बारे में जानने में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखो अंतरवैयक्तिक है ना, वो होता है बेसिकली इंट्रापर्सनल, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा और करेक्ट कर दूंगी, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कर लीजिएगा। अपने बारे में जो होता है ना उसको हम इंट्रा बोलेंगे, और इंटर बोलते हैं जब 2 लोगों के बीच में हो रहा है, या 2 चीजों के बीच में जब भी कोई भी चीज हो रही होती है उसको हम इंटर बोलते हैं, है ना। और इंट्रा हम बोलते हैं जब एक ही चीज के बीच में बात हो रही है ना। तो अगर हम खुद से ही बात करें तो वो हो जाएगा बेसिकली इंट्रा, और जब 2 लोगों के बीच में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं इंटर। ठीक, नेक्स्ट है संचार वृत्तीय होता है। वृत्तीय मतलब ऐसे करके जो हमने बताया था सर्कुलर। तो सर्कुलर कब होता है, जब हम खुद से ही बात कर रहे होते हैं और हम खुद ही अपनी बात सुन रहे होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जब कूटवाचन एक कूट लेखक हो जाता है।
नेक्स्ट है श्रवण जो होता है यानी सुनना जो होता है वो क्या है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और ये बिल्कुल करेक्ट बात है ना, क्योंकि बेसिकली क्या है, सुनना, जो भी सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो हमें अच्छे समझ आए, जिस वे में वो बोल रहा है उस वे में समझ आए, है ना, ये तो इसीलिए बोल रहे हैं कि एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको हम श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला कथन कह सकते हैं, तो किसको बोल सकते हैं, श्रवण के प्रत्युत्तर देने वाला, है ना, कि यानी कि हम सुन रहे हैं अच्छे से तो हम जो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, मौखिक और गैर मौखिक दोनों तरीके से कर सकते हैं। मौखिक कैसे कर सकते हैं, जैसे कि सामने वाला व्यक्ति अगर हमसे कोई बात बता रहा है हमें अपनी, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, अगर उसको बोल रहे हैं अच्छा ऐसे हुआ, अच्छा ओके 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 ऐसे कर रहे हैं तो हो गया मौखिक। और गैर मौखिक क्या हो जाएगा, जब हम सिर्फ अपना सिर हिला हिला के उसको बता रहे हैं, मतलब हाँ कर रहे हैं लेकिन सिर हिला रहे हैं सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा, गैर मौखिक हो जाएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत होता है। सार्वजनिक संचार होगा औपचारिक संरचना के अंतर्गत, यानी कि फॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक, नेक्स्ट है किसको सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाता है, तो सक्रिय श्रवण को, यानी कि एक्टिव लिसनिंग को, क्योंकि अगर आप अच्छे से सुन रहे होंगे ना तभी ही आप उसका अर्थ अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। नेक्स्ट है ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है ना, तो कौन सी तकनीक है कि वक्ता के अर्थ की व्याख्या करना, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसको हम प्रभावी श्रवण में शामिल कर सकते हैं, तो किसको कर सकते हैं, प्रभावी श्रवण, यानी कि अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है, ये हमें कब पता चलेगा, जब मैसेज का फीडबैक जाएगा। अगर जैसे मैं बोल रही थी फीडबैक जा रहा है, मतलब ये समझ लो कि जो कम्युनिकेशन है वो बढ़िया चल रहा है एकदम, है ना, क्योंकि जो बोल रहा है वो चीज सामने वाले को समझ आ रही है, तभी तो वो फीडबैक दे रहा है। नेक्स्ट है संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसको हम क्या बोलते हैं। ठीक है, देखो संदेश के हस्तांतरण में, यानी जो भी संदेश भेजा जा रहा है उसको पहुंचने में कोई बाधा आ रही है ना, इस बाधा को हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं शोर। ठीक है, या फिर नॉइज। कई जगह पे जो कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन के, कई जगह पे शोर को भी इसमें इंक्लूड करा गया है ना, कि ये भी कम्युनिकेशन का बेसिकली नॉइज है ना। चलिए नेक्स्ट है संचार प्रक्रिया में विघटन को क्या कहा जाता है, यानी कि अगर कोई भी डिसरप्शन हो रही है संचार में, है ना, कोई भी अगर बेसिकली बाधा डाल रहा है तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, शोर बोलते हैं, यानी कि नॉइज बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा जो होती है वो कौन सी होती है। संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा जो है वो कौन सी होगी कक्षा में, तो कक्षा में क्या हो जाएगा, भ्रमित शिक्षक, यानी कि अगर कोई भी कंफ्यूज टीचर है ना, तो वो क्या है, वो अच्छे से बच्चों से कम्युनिकेशन करके समझा ही नहीं पाएगा अपनी बात, है ना, और जो कम्युनिकेशन में बाधा डाले उसी को ही हम क्या बोलते हैं, संचार की बाधा बोलते हैं। तो भ्रमित शिक्षक जो है ये हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि जो है वो कौन सी है, तो बच्चे को भाषा का प्रयोग करने के विविध अवसर देना, है ना, जैसे हम ये इसके बारे में अपने जो फर्स्ट वाला यूनिट था उसमें भी बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राथमिक लेवल पे कि जो बच्चा है उसको भाषा का प्रयोग करना आ जाए, है ना, यानी कि वो जो अपनी बात बोलना चाह रहा है दूसरों को वो इफेक्टिवली बोल सके। ठीक है, पूजा इतनी जल्दी ना हो नहीं पाता, है ना, अगर इतनी जल्दी ये 1 दिन का 2 दिन का काम होता तो मैं कर भी देती, है ना, बहुत मुश्किल होता है एक यूनिट के ही एमसीक्यूज बनाने के लिए ना 3-4 दिन चाहिए होते हैं, है ना, तो इतना इजी काम होता नहीं है, वरना मैं बना देती बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल आ जाएंगे, आरोही चिंता मत करो, है ना, सारे आपके एग्जाम से पहले ना सारे के सारे वीडियोस बन जाएंगे। जैसे मैं बोल रही थी कि मेन फोकस आप लोगों पर ही है, फर्स्ट सेमेस्टर पर ही है ना, और अभी देखना आप 10-12 दिन में आपका कितना कोर्स यूं ही खिंच जाता है। योग शिक्षा की कक्षाएं भी साथ में कृपया। ओके आरोही बिल्कुल ठीक है, और योग शिक्षा जो है वो तो है भी बहुत टफ पेपर आपका, है ना, तो वो भी बिल्कुल होगा, चिंता मत करिए। चलिए सब हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाए कि पाठ, यानी कि जो पाठ है
वो बच्चे में पढ़ने लिखने की कुशलता का विकास करे। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सबसे अच्छा महत्व देंगे? पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक है ना, तो उसमें क्या सबसे बढ़िया होना चाहिए? उसमें कहानी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि मैं बोल रही थी कि प्राथमिक लेवल पे सबसे ज्यादा जरूरी है कहानी बच्चों के लिए, है ना। कहानी की हेल्प से सबसे ज्यादा अच्छे से सीखते हैं भाषा बच्चे, है ना। नेक्स्ट है, बच्चों को कहानी सुनाने की उपयोगिता सिद्ध होती है। कैसे सिद्ध होती है? कहानी कहने के तरीके द्वारा, है ना। जैसे आपने देखा होगा जो दादियां होती हैं घरों में, वो सबसे अच्छे से कहानियां सुनाती हैं, है ना, तो सबसे इफेक्टिवली बच्चे समझते भी हैं उनसे। नेक्स्ट है, जब बच्चे कहानियां पढ़ते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो अन्य लोगों के अनुभव में प्रवेश करते हैं, है ना, और ये इमेजिनेशन भी बेसिकली बच्चों के मानसिक डेवलपमेंट का या मानसिक विकास का बहुत अहम हिस्सा होता है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर आप कहानियां कविताओं में किस पक्ष को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो किसको मानेंगे? घटना या फिर शहर या फिर पदों में दोहराव हो, है ना, क्योंकि इन चीजों में दोहराव होगा ना जितना, उतना जल्दी बच्चे सीखेंगे। देखो बच्चा है, उसने पहली बार वो अपनी नानी के यहाँ गया है, सपोज करो, है ना, अब आपकी उसकी नानी रहती है आगरा, है ना, तो एक बार उसके मम्मी पापा ने बोल दिया कि चलो आगरा चलते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं? आगरा जा रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपने दोबारा नहीं बच्चे को बोला, जब भी आप कभी भी नेक्स्ट टाइम जा रहे हो ना, तो आप हमेशा से बोलो नानी घर जा रहे हैं, नानी घर जा रहे हैं, तो बच्चे को समझ ही नहीं आएगा कि वो आगरा है या नानी का घर है। अगर किसी और ने कभी बोला भी ना कि तुम कहाँ गए थे? आगरा गए थे, तो वो ये बोलेगा नहीं मैं तो नानी घर गया था, है ना। तो जो भी घटना, शहर या पद हैं, उनमें अगर दोहराव होगा ना, तो बच्चे को वो चीजें, और जैसे कि बच्चा बेसिकली है क्या, जो सामने वाले बंदे बोल रहे हैं वो उन्हीं चीजों को तो समझ रहा है, तो जितना ज्यादा आप जिन चीजों को दोहराएंगे उन चीजों के बारे में बच्चा उतना ही ज्यादा सीखेगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड है, प्राथमिक स्तर की कक्षा के संदर्भ में नीचे दी गई किस स्थिति में वास्तव में लेखन हो रहा है? ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दो दो के समूह में चर्चा करने के बाद विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तिका में लिख रहे हैं, तो सी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, है ना, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली लिख रहे हैं बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। क्यों है महत्वपूर्ण उपकरण? क्योंकि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत साधन है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एकेडमिक सन शुरू होने के 2 माह बाद तक भी कक्षा 4 के विद्यार्थी को भाषा की पाठ्य पुस्तक उपलब्ध नहीं करवाई जा सकी है। ऐसी स्थिति में जो शिक्षक है वो क्या करेगा? तो शिक्षक क्या करेगा? वो भाषाई क्षमताओं के विकास के लिए अन्य विषयों की पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चलो अब हिंदी का टीचर है ना, अब हिंदी का टीचर है और हिंदी की पाठ्य पुस्तक बच्चे के पास है नहीं, तो वो ऐसे नहीं बोलेगा तुम्हारे पास जब तक पाठ्य पुस्तक नहीं है तब तक तो मैं नहीं कुछ पढ़ा रहा, मैं, है ना। वो किसी अन्य विषय की भी उससे पाठ्य पुस्तक ले सकता है, जो विज्ञान की भी ले सकता है, सामाजिक विज्ञान की भी ले सकता है, किसी की भी ले सकता है ना, और उसको पढ़ा सकता है। तो नेक्स्ट है, यदि पठन सामग्री के साथ चित्र हो, है ना, यानी कि पठन सामग्री जो है, जो पढ़ने वाली सामग्री यानी बेसिकली बुक है और उस बुक में चित्र भी हैं, तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा, जो भी बच्चे हैं बेसिकली देखो आपने देखा होगा जो भी नर्सरी क्लास की बुक्स होती हैं या पीजीवीजी की बुक्स होती हैं उनमें बड़े बड़े चित्र होंगे और नीचे छोटा सा कुछ बन रहा होगा, है ना। जैसे अगर ये यहाँ पे एप्पल बन रहा है तो पूरे पेज में एप्पल बन रहा है और नीचे छोटा सा लिखा हुआ है APPLE एप्पल, है ना। फिर जैसे जैसे जो बच्चे हैं वो बड़े होते जाएंगे ना, आपने देखा होगा चित्र छोटे होते जाएंगे और लिखा हुआ बड़ा होता जाएगा, यानी कि पूरी की पूरी बुक में लिखा हुआ है और बाद में जब आप आ जाते हो 9th-10th में और नीचे छोटा सा कहीं डायग्राम बना हुआ है ना। तो पठन सामग्री के साथ चित्र होते हैं, तो बेसिकली ये चित्र बनाए क्यों जाते हैं बच्चों के लिए, ताकि वो अनुमान लगाएं कि ये क्या लिखा हुआ है ना। उनको लिखा हुआ तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि उनको अभी उतना नहीं है ज्ञान, उतना समझ नहीं है, वो क्या करेंगे, ये एप्पल बना हुआ है तो वो समझ लेंगे अच्छा ये एप्पल लिखा हुआ है ना। उनको पढ़ना नहीं आ रहा है पर वो इस एप्पल को देख करके अनुमान लगा लेंगे कि ये एप्पल लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, बेसिकली लिखे हुए के बारे में अनुमान लगाना आसान हो जाएगा बच्चों के लिए। ठीक, नेक्स्ट, किसी कक्षा में चित्रात्मक तथा रंग बिरंगे चार्ट होने चाहिए, कौन सा विकल्प इनके उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है? ठीक है, उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है यहाँ पे, या नहीं जिन भी क्वेश्चन में आता है ना उनको बहुत अच्छे से पढ़ा करो भाई, है ना। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी बच्चों के कल्पना लोक के रंगों तथा आकृतियों को पहचान नहीं मिलती है। बिल्कुल पहचान मिलती है, इवन जो कलर होते हैं ना वो तो मेंटल डेवलपमेंट भी करते हैं, इसीलिए जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना उनको आपने देखा होगा 2 साल के बच्चे होते हैं, 2.5 साल के बच्चे होते हैं, उनको सबसे पहले
वाले स्कूल में जाएंगे कलर्स वलर्स के बारे में सिखाया जाता है ना, क्योंकि मेंटल डेवलपमेंट करता है कलर्स बहुत ज्यादा। बच्चे दिन भर में कितने सारे कलर्स देखते हैं, और जब भी वो रेड कलर देख रहे हैं, ब्लैक कलर देख रहे हैं, तो अगर उनको पहचान है ये रेड है वो ब्लैक है, तो उनके मन में आ जाता है। वो कोई भी रेड कलर की टी शर्ट पहना दो उनको, बच्चे उछल उछल के बोलने लगेंगे रेड टी शर्ट है, रेड टी शर्ट है। तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी होता है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन जो होता है वो लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है ना, क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं, ड्राइंग और पेंटिंग जो भी करवाते हैं बच्चों से, है ना, तो वो बेसिकली क्या करवाते हैं। देखो सबसे पहले बच्चा लिखना नहीं सीख जाता कि ये बेटा ए है, ये बी है। पहले हम क्या करवा रहे होते हैं उससे, कभी ऐसे बनवा रहे हैं, ऐसे बनाओ, है ना, कभी हम लाइनें बनवा रहे हैं बच्चों से, कभी हमने फ्री छोड़ दिया कुछ भी बना लो, तो बच्चे ऐसे 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 कुछ करे जा रहे हैं ना। तो ये हम किस लिए करवाते हैं, ताकि जो बच्चा है वो लिखना सीखने से पहले उसको पेंसिल पकड़ना अच्छे से आ जाए। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में अन्य विषयों के पाठों को स्थान देने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य जो है वो क्या है कि दूसरे विषयों को ज्ञान देना या हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना, अन्य विषयों का कार्यभार कम करना, विषय की शब्दावली का विकास करना। सबसे करेक्ट आंसर जो है वो हिंदी की पाठ्य पुस्तक को समावेशी बनाना ये हो जाएगा। ठीक है, दूसरे विषयों का ज्ञान देना ये भी करेक्ट है, पर मुझे ज्यादा करेक्ट सी ऑप्शन लग रहा है। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो यहाँ पे उद्देश्य हो जाएगा बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित करवाना। नेक्स्ट है उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों को न केवल विषय वस्तुओं के लिए स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए बल्कि क्या करना चाहिए, बल्कि विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे या फिर देंगी। कक्षा 8 की बात हो रही है यहाँ पे और साहित्य का चयन हो रहा है, तो साहित्य का चयन हो रहा है, आप सबसे ज्यादा महत्व जो है वो किस चीज को देंगे, तो परिकथा को देंगे या फिर पशु पक्षियों को देंगे या रहस्य और रोमांच को देंगे या फिर राजा रानी को देंगे, है ना। तो परिकथा जो है ये यहाँ पे वैसे कक्षा 8 की बात हो रही है, तो परिकथा यहाँ पे कक्षा 8 के लिए तो नहीं होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे रहस्य और रोमांच जो है ये करेक्ट रहेगा, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जर्मन रेश तथा वेल्डन कीत के अनुसार गैर मौखिक संचारात्मक संदेश को कितने भागों में भेज सकते हैं। ठीक है, तो 3 भागों में भेज सकते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं को छात्रों तक प्रभावशाली ढंग से पहुंचाना है। ये कथन किसका है, किसने बोला है, ये तो हर्बर्ट ने बोला है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फ्लैंडर्स जो है वो किसके प्रवर्तक हैं, तो देखो फ्लैंडर्स जो है वो कक्षा कक्ष अंतःक्रिया के प्रवर्तक है। और यहाँ पे ना एक चीज और आप यहीं पे समझ लो, शायद आपके आने वाले यूनिट्स में ये चीज आएगी, तो यहीं पर ही समझ लो। देखो फ्लैंडर्स जो है ना ये बेसिकली एक फिलोसोफर थे और इन्होंने क्या करा था, जो भी क्लासरूम होता है, इस क्लासरूम में जो शाब्दिक संचार होता है, शाब्दिक संचार मतलब जो भी बोला जा रहा है, चाहे वो टीचर द्वारा बोला जा रहा है, चाहे वो स्टूडेंट द्वारा बोला जा रहा है, तो वो जो शाब्दिक संचार है वो कितने तरीके का होता है, ये चीजें बताई थी फ्लैंडर्स ने, है ना। तो फ्लैंडर्स ने क्या करा था, इन्होंने टोटल 10 वर्ग बनाए थे शाब्दिक संचार के, है ना। ये याद रखना है आपको, टोटल जो है वो 10 थे। इन 10 को भी इन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक तो था जो टीचर बोलेगा, एक था तो जो स्टूडेंट बोलेगा, और एक था जो मौन। ठीक है, यानी कि जो मौन संचार होता है वो, तो 3 कैटेगरी हैं। जो टीचर वाली हैं, टीचर को टी से समझ लेना, टीचर वाली जो है वो होती हैं टोटल 7, और जो बच्चे वाली हैं यानी स्टूडेंट वाली हैं, एस वाली हैं, वो होती हैं 2, और जो मौन होता है यानी एम होता है या साइलेंट बोल सकते हैं इसको, ये होती है 1। ठीक है, ये टोटल देखो 10 हो गई, 7 और 2 9 और 1 10। तो आपको याद रखना है, ये पूछने के लिए आ सकता है कि जो फ्लैंडर्स हैं उन्होंने कक्षा कक्ष अंतःक्रिया को कितने वर्गों में विभाजित किया है, तो 10 वर्ग हैं इसके, यानी कि टोटल 10 क्लासेस हैं, और 10 क्लासेस को इन्होंने फिर से 3 सब क्लासेस में डिवाइड करा हुआ है। वो हैं टीचर के कितने हैं 7, स्टूडेंट के हैं 2, और जो मौन होता है वो होता है 1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, संप्रेषण प्रक्रिया के दौरान 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर किस प्रकार का विनिमय संभव नहीं है, तथ्य या सूचना का बिल्कुल हो सकता है, निर्देश निर्णय का भी हो सकता है, हाव भाव भावना का भी हो सकता है, भौतिक आदान प्रदान, है ना, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है। कम्युनिकेशन में भावों विचारों का आदान प्रदान होता है, भौतिक चीजों का नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट है
कक्षा संप्रेषण का बाधक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? बाधक तत्व मतलब जो बाधा पहुंचाए, तो क्या नहीं है? स्रोत या फिर प्रेषक नहीं होगा। बाकी देखो, अस्पष्टता हो या असुविधा हो, शारीरिक असुविधा का मतलब क्या है? जैसे अगर जिसका टंग खराब है वो अच्छे से बोल नहीं पाए, जिसके कान खराब है वो अच्छे से सुन ना पाए, है ना, या फिर शोर हो रहा है, तो ये सारे के सारे बाधक तत्व हैं। स्रोत या प्रेषक जो है वो बाधक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। वो है सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं, यानी कि बेसिकली जो भी बाधाएं आती हैं संप्रेषण में या कम्युनिकेशन में, उनके बारे में पढ़ेंगे हम आज, है ना। तो हमारा पहला चीज है, जो पहली बाधा है उसको हम बोल रहे हैं सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं, ठीक है। इसके अंदर क्या आ जाएगा? समाज से या फिर हमारे साइकोलॉजिकल जितने भी बाधाएं होती हैं, यानी हमारे व्यवहार से रिलेटेड जितनी भी बाधाएं होती हैं, ठीक है। वो मनोविज्ञान का मतलब बेसिकली क्या होता है? व्यवहार का अध्ययन होता है ना। तो और सामाजिक का मतलब समाज से जितनी भी बाधाएं आ रही हैं, और मनोवैज्ञानिक का मतलब हमारे व्यवहार से, या सामने वाला बंदा जिससे हम बात कर रहे हैं उसके व्यवहार से जितनी भी बाधाएं आ रही हैं उनको हम सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं बोलेंगे। तो फर्स्ट इसमें हो जाएगा खराब स्वास्थ्य। खराब स्वास्थ्य जो है इसका मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब है तो वो अच्छे से बात नहीं करता, है ना। इवन आपने देखा होगा, अगर आपको फीवर वीवर आ रहा है और आपसे कोई बात करे तो आप बात करना भी नहीं चाहते, है ना। आप बोलते हो अभी मैं बीमार हूं, बाद में बात करना, मेरा मन नहीं है बात करने का, ठीक है। तो ये स्वास्थ्य खराब वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट है जरूरत से अधिक चिंताएं। अगर टेंशन बहुत ज्यादा है ना, तभी भी आप किसी से बातें नहीं करना चाहते हैं, है ना। और जो आपका दिमाग है वो बेसिकली उस स्टेट में नहीं रहता है कि आप किसी से बातें करें, और आपको ऐसे लगता है कि अकेले रहो और अपनी जो चिंताएं हैं, जो टेंशन्स हैं, उनके बारे में ही आप सोचते रहते हो। और नेक्स्ट है अपूर्ण जिज्ञासाएं या क्यूरियोसिटी जो होता है, बेसिकली ये संप्रेषण या फिर कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। क्योंकि देखो, अगर कोई भी टॉपिक है जिसके ऊपर बात हो रही है, अगर तो आपको उस टॉपिक में क्यूरियोसिटी है तो आप बात करना चाहेंगे। अगर उस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट ही नहीं है या आपकी क्यूरियोसिटी ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में जानने की, तो आप बात भी नहीं करना चाहेंगे उस टॉपिक के बारे में, है ना। और उसको फिर आप अच्छे से सुनेंगे भी नहीं, तो ये भी बाधा हो जाएगा कम्युनिकेशन में। और नेक्स्ट है स्थिति बाधा, यानी कि जो स्थिति है वहां पर वो ठीक नहीं है। जैसे सपोज करो आप कहीं शोक सभा में गए हुए हो, है ना, और वहां अगर आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहा है तो भी आप थोड़ा सा ना अवॉइड करते हो, क्योंकि वहां की जो स्थिति होती है वो वैसी नहीं होती है कि वहां पर हम बेसिकली कम्युनिकेशन करें, है ना। या फिर ऐसे सपोज करो कि जो भी आपका कंपनी है जहां आप जॉब करते हो, है ना, वहां पर अगर कोई भी वैसी वाली सिचुएशन बनी हुई है कि बॉस है सामने और गुस्से में है ना, तो आप वहां पर भी नहीं बात करना चाहोगे और आप शांति रहना चाहोगे, तो स्थिति बाधा होगी ये। और अनुमान का मतलब होता है कि आप खुद ही अनुमान लगाना चाहते हो कि सामने वाला बंदा क्या बोलना चाह रहा है, तो आप फिर सामने वाले बंदे की बात सुनना ही नहीं चाहते। इवन ऐसा भी होता है ना, बीच में ही काट भी देते हो फिर सामने वाले बंदे को, वो कुछ बोल रहा है और आपने पहले से अनुमान लगा लिया ये क्या बोलने वाला है, तो आप बीच में ही काट के अपनी बात करने लगते हो, है ना। नेक्स्ट है वास्तविकता की अलग धारणा, यानी कि जो रियलिटी में है चीजें, अगर आपको उनसे अलग चीजें लग रही हैं, है ना, तभी भी आप नहीं करना चाहते हो कम्युनिकेशन या संचार या बातचीत। और नेक्स्ट आ जाता है सार संक्षेप, यानी कि आप अगर बहुत ही ज्यादा कोई बड़ा सा टॉपिक है और आप चाहते हो कि सामने वाला बंदा इतनी ज्यादा क्यों मेरे को डिटेल में बता रहा है, भाई शॉर्ट में बता दे, है ना, तभी भी आपका जो ब्रेन है ना वो ऐसे सोचता है यार क्यों ही बोर कर रहा है, जल्दी बता देना जो भी है ना, तो तभी भी आप अच्छे से नहीं सुनते हो। और अगर बेसिकली आपका दिमाग बंद है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा कई सारी स्थितियों की वजह से या कई सारी चीजों की वजह से हमारा जो ब्रेन होता है बेसिकली वो कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, है ना, वो मतलब कुछ लेना ही नहीं चाहता है ना। जैसे कभी कभी हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो रहे हैं उस कंडीशन में, तो हमें मतलब कोई छोटी सी आवाज भी ऐसे लगती है कि नहीं आनी चाहिए, क्यों आ रही है ना, तो वो कंडीशन हो जाएगी। और नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट, यानी कि प्रभाव, यानी कि जो भी बेसिकली हमारा एनवायरनमेंट है उसका वैसा वो हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है हमारे ऊपर कि हम बिल्कुल भी बातचीत नहीं करना चाहते, है ना। तो ये हो जाएंगी सामाजिक मनोवैज्ञानिक बाधाएं। और नेक्स्ट आ जाएगा भौतिक या शारीरिक बाधाएं, मतलब बेसिकली हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है ना, या फिर जहां पे हम बातचीत कर रहे हैं उस स्थान में कोई प्रॉब्लम है, तो इस वजह से जो कम्युनिकेशन है वो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सबसे पहली चीज है कि आप अटेंशन नहीं दे पा रहे हो। अटेंशन ना देने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं, पर कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो, है ना, जो भी बातचीत चल रही है उसमें। और नेक्स्ट आ रहा है अदृश्यता। अब देखो क्या होता है, जब भी आप सिर्फ सुन रहे हो, है ना, तो आपका ध्यान उतने अच्छे से नहीं जाता है जो भी बात हो रही है। लेकिन वही चीज अगर आप सामने वाला बंदा जो भी बात कर रहा है, अगर आप उसके सामने खड़े हो, वो आपको दिख रहा है, तो दिखने में आपका ध्यान
जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता है बात सुनने में, तो आप बात भी अच्छे से सुनते हो। अगर इसका मैं एग्जांपल बताऊं तो वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल, जो ऑडियो कॉल होती है उस पर आप अच्छे से नहीं सुन पाते हो, सामने वाले बंदे की ध्यान लगाते हो, है ना, फिर भी उतने अच्छे से नहीं सुन पाते, सुन तो पाते हो पर मतलब उतने अच्छे से नहीं सुन पाते जितने अच्छे से आपकी वीडियो कॉल पे बात हो जाती है ना, क्योंकि आमने सामने देख करके बात हो जाती है। और नेक्स्ट आ जाएगा इसमें शोर, की जहां पे भी बातचीत हो रही है अगर वहां पे शोर हो रहा है, किसी भी चीज का शोर हो रहा हो, है ना, तो बातचीत अच्छे से नहीं होगी क्योंकि सुनाई नहीं देगा एक दूसरे की बातें। और नेक्स्ट है टाइम, समय, है ना, समय का क्या हो जाएगा, जैसे अब सुनो, ऐसे सोचो कि सुबह को आपको कोई 2 बजे 3 बजे सुबह को उठा करके और बात करना चाह रहे हैं, अभी आप नींद में हो, है ना, अब कैसे उससे बात कर लोगे अच्छे से, ठीक है, तो समय भी बड़ा फैक्टर होता है। और नेक्स्ट है दूरी, यानी कि डिस्टेंस जो है, एक व्यक्ति यहाँ है एक व्यक्ति यहाँ है ना, और दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अब जो बात है वो अच्छे से नहीं हो पाएगी क्योंकि बात वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी, है ना। और नेक्स्ट हो जाएगा उम्र, तो देखो उम्र भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि जैसे जैसे हमारी जो उम्र है वो बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे जैसे आप सोचोगे कि हमारा जो एज जब 25 से हम 40-45 के बीच में होते हैं तब हम किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी से बात नहीं करना चाहते, हम अपने काम में ही लगे रहते हैं, है ना। और उसके बाद में जब हमारा बेसिकली अब हम काम वाम से हमारा वो हो जाता है ना, जब काम वाम सब हम छोड़ देते हैं, बेसिकली सारा कुछ हम अचीव कर लेते हैं और बाद में जब हमारा बुढ़ापा आ जाता है उस टाइम पे हम बात करना चाहते हैं लेकिन और किसी को टाइम नहीं होता है हमसे बात करने के लिए, है ना, तो उम्र भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और एक नेक्स्ट आ जाएगा लिंग, है ना, ये भी बड़ी चीज होती है कि बेसिकली ना ऐसे मतलब इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर लड़कियों के कंपैरिजन में लड़के देखें तो वो थोड़ा कम बोलते हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा बोलती हैं, है ना, और अच्छी बात है, अपना सब जो भी होता है निकाल देती हैं तो ये एक बढ़िया चीज भी है ना। तो ये हो जाएंगे हमारे शारीरिक। और नेक्स्ट आ जाएगा संगठनात्मक बाधा, ठीक है, यानी कि जो भी संगठन है जहां पर भी आप काम कर रहे हो या पढ़ रहे हो या मतलब बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, आप काम भी कर सकते हो वहां पे, आप पढ़ भी सकते हो, या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, या और कोई भी संगठन है, वहां पर जो बाधा है, जैसे हायरार्की की अगर हम बात करें, पदानुक्रम की बात करें, है ना, तो हमेशा क्या होता है, हम जहां पे भी काम कर रहे हैं तो हमारे से ऊंचे वाला लेवल का बंदा होगा, हम इसकी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, है ना, जैसे अपने बॉस की बेसिकली, और जो हमारा सबऑर्डिनेट होगा यानी जो हमारे नीचे वाले लेवल पे काम कर रहा होगा हम उसकी बात अच्छे से नहीं सुनते हैं, है ना, तो ये भी एक होता है पदानुक्रम। और नेक्स्ट है माध्यम का गलत चुनाव, यानी कि जो मीडियम है जिसके थ्रू आप बात करना चाहते हैं वो आपने गलत चूज कर लिया है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो कि आप हो और आप अपने सबऑर्डिनेट से बात करना चाहते हो लेकिन आप चैट के थ्रू बात करना चाहते हो, है ना, व्हाट्सएप कर रहे हो उसको, है ना, अब आपको क्या है, आपको इंग्लिश आती है अच्छे से लेकिन जो आपका सबऑर्डिनेट है ना, उसको नहीं आती इंग्लिश अच्छे से, और आप उसको अगर इंग्लिश में ही चैट करे जा रहे हो तो उसको तो कुछ समझ में आएगा है नहीं, है ना, तो ये क्या हो गया, माध्यम का गलत चुनाव हो गया। तो आप अगर वो हिंदी जानते हैं तो आपको हिंदी में ही उसे बात करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है संचार का भाव, यानी कि सेंस क्या है आपकी बात करने का, जैसे सामने वाला व्यक्ति जब भी कभी कभी हमें टोंट या ऐसे कुछ कर रहा होता है ना तो हम उसकी बात नहीं सुनना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि भौंकने दो, ठीक है, तो ये संचार का जो भाव है यानी बेसिकली जो आपका इमोशन है, आप किस फीलिंग के साथ में बात कर रहे हो, है ना, वो भी, या किस इंटेंशन के साथ में बात कर रहे हो, तो वो भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट है भाषा और शब्दार्थ बाधा, यानी कि भाषा और शब्दों की जो बाधा है वो, है ना, जैसे कि आपने खराब शब्दावली चूज कर ली, यानी कि जो आपके शब्द हैं बेसिकली वो अच्छे नहीं हैं, वो उस कंडीशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं जिस कंडीशन में आप बात कर रहे हैं, तो भी सामने वाला व्यक्ति या तो समझ ही नहीं पाएगा बोलना क्या चाह रहे हो, है ना। और नेक्स्ट है व्याकरण और विराम चिन्ह का अल्प ज्ञान, तो देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, व्याकरण में जो विराम या फिर विराम चिन्ह होता है यानी कहाँ पे आपको बेसिकली वो करना है, स्टॉप करना है, या उस क्या बोलते हैं उसको, मतलब पॉज करना है, और थोड़ा सा पॉज लेकर के तब आगे की तरफ बात स्टार्ट करनी है ना। अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है तो पूरा का पूरा सेंटेंस बोला है उसका गलत ही मतलब निकल जाता है ना। और नेक्स्ट है सामान्य भाषा का अभाव, यानी कि जो भाषा है बेसिकली कॉमन लैंग्वेज है आपको उसका ज्ञान नहीं है अच्छे से, ठीक है, तो उसकी वजह से भी दिक्कत आएगी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर संचार के 7C और 4S, ठीक है, ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है, ये ऐसे आता है, संचार के 7C में से इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरीके से आता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक। मॉडल तो मैंने पूरा ही याद कर लिया, अच्छा ओके वेरी गुड, ठीक है जी, हाँ जी 20 से होगा, थैंक यू राहुल, थैंक यू, ठीक है जी, चलिए, है ना।
तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि संचार के 7C इनमें से कौन सा नहीं है 7C में से, या संचार के जो 4S है इनमें से कौन सा नहीं है। वो आपको 3-4 ऑप्शन देंगे जिनमें से एक कोई ऑप्शन नहीं होगा, बाकी के होंगे। तो इस तरीके से आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो बेसिकली आपको क्या याद करना है इनमें से, देखो मैं बोलूंगी कि आप हिंदी वालों को याद मत करना, अगर आप हिंदी मीडियम से भी हो तो भी हिंदी वालों को याद मत करिएगा, ठीक है। आप इंग्लिश वाले पर ही जाइएगा। क्यों? क्योंकि देखो क्लियर का ना कई जगह पे स्पष्ट भी दिया हुआ, कई जगह पे कुछ और भी दिया हुआ। क्लियर के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, है ना। वैसे ही कंसाइज के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, कंक्रीट के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। तो क्या है, हिंदी में जरूरी नहीं है उन्होंने स्पष्ट दिया हो, या जरूरी नहीं उन्होंने संक्षिप्त ही दिया हो, कंसाइज का कुछ और भी दे सकते हैं, है ना। पर यहाँ पे ये जितनी भी चीजें सी से आ रही है ना, इंग्लिश में वो यही ही देंगे, है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि आप हिंदी मीडियम के भी हो तभी भी आपको ये इंग्लिश में ही याद करनी है। तो मैं बोलूंगी ये 7C और जो 4S हैं ये आपको इंग्लिश में ही याद करने हैं, है ना। तो क्या क्या है इनमें, क्लियर का मतलब क्या है, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी बातचीत हो रही है वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, है ना। ऐसे नहीं होना चाहिए छोटा सा टॉपिक है आपने उसको बढ़ा चढ़ा के इतना अब बोले जा रहे हो कि सामने वाला बंदा बोर ही हुए जा रहा है ना। कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कंक्रीट होना चाहिए यानी कि ठोस होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकले जल्दी से, है ना। और करेक्ट होना चाहिए यानी आप जो भी बात बोल रहे हो वो करेक्ट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए यानी कि सुसंगत होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है कि ऐसे नहीं है आपने एक कुछ टॉपिक बोला इसके बाद डायरेक्टली आप ये वाले टॉपिक पे चले गए, है ना। डायरेक्टली आप बेसिकली यहाँ से आपने बात शुरू करी थी और आपका लेवल एक साथ ही यहाँ पे आ गया, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना। धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं, है ना, पॉइंट वाइज लेके। तो ऐसे होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए यानी कि पूरा होना चाहिए। जो भी आप बात बोल रहे हो, आपने जो भी सेंटेंस बोले हैं उनसे पूरा मतलब निकल जाए जो भी आप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। और कॉर्टियस होना चाहिए यानी कि आप जो भी कम्युनिकेशन कर रहे हो वो बेसिकली आपको बहुत अच्छे से करनी है, ताकि जो सामने वाला बंदा है उसको ऐसे ना लगे कि मतलब ये मेरे को कुछ वो कर रहा है ना। मतलब कि बेसिकली विनम्र होने चाहिए आप, ऐसे गुस्सा से बातचीत नहीं करना चाहिए। तो कॉर्टियस होना चाहिए, है ना। तो आपको बेसिकली ये 7C जो है वो इसी तरीके से याद करने हैं इंग्लिश में। और अगर हम नेक्स्ट बात करें 4S की, तो 4S जो होते हैं वो भी यही ही है बेसिकली कि शॉर्टनेस होनी चाहिए यानी कि छोटा होना चाहिए कम्युनिकेशन, जितने छोटे शब्दों में बात कर सको, अपनी बात को पूरा कर सको वैसे होनी चाहिए। स्ट्रेंथ होनी चाहिए यानी कि शक्ति होनी चाहिए आपकी बातों में, है ना। मतलब बोलते हैं ना वजन होना चाहिए बातों में। और नेक्स्ट सिंप्लिसिटी होना चाहिए यानी कि बहुत ज्यादा ऐसे तराके और नई वोकैब यूज करके नहीं बातें करनी चाहिए, है ना, जो सामने वाले बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा सिंसियरिटी यानी कि ईमानदारी से आपको अपनी बात रखनी है। तो ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था और अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस थोड़े जल्दी करेंगे क्योंकि आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और 9 बजे से उसकी भी क्लास करनी है, 3rd सेमेस्टर की भी, है ना। तो हम जल्दी ताकि हमारा 9 बजे तक पूरा का पूरा फिनिश हो जाए, इस तरीके से हम ना जल्दी जो हमारी बात है बेसिकली उनको जल्दी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, संप्रेषण में आने वाली प्रमुख बाधाओं में से एक बाधा कौन सी है ना। तो बाधा कौन सी हो जाएगी, ध्वनि प्रदूषण जो है वो बाधा हो जाएगी, है ना। आपको पता ही अगर आवाज होगी तो वहां पर हम नहीं सुन सकेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक बाधा नहीं है। ये भौतिक बाधा की बात कर रहा है ना। अगर हम भौतिक बाधा की बात करें तो देखो खराब स्वास्थ्य जो है ये भी भौतिक बाधा है, अदृश्यता या फिर शौर्य सारे के सारे भौतिक बाधा है। पूर्व अधिगम जो है वो भौतिक बाधा नहीं है, ये मानसिक बाधा है, ठीक है। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक बाधाएं जो है वो कौन सी हो जाएंगी, तो सारी की सारी मनोवैज्ञानिक बाधाएं हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यह सुझाव दिया जाता है कि एक अध्यापक डैश और डैश द्वारा अपने संप्रेषण में सुधार कर सकता है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है ना। तो ये हमने जस्ट अभी किया है थोड़ी देर पहले ही। कितने सी हैं और कितने एस हैं आप सबको पता है, 7C थे और 4S थे। तो इनके द्वारा जो अध्यापक है वो क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है संप्रेषण में। अध्यापक ही नहीं, हर कोई सुधार कर सकता है इनके थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है, दूर संचार और मीडिया उद्योग में सेवाओं, विषय वस्तु, पेशकश और संचार के माध्यमों को एक मुख्य प्रौद्योगिकी के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया बोलते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो विकासशील देशों के लिए आईसीटी में कैसे बच्चों के लिए शिक्षा अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है, ठीक है। देखो आईसीटी जो है ना बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, है ना। यानी कि अगर आपको किसी को भी इंफॉर्मेशन देनी है, सूचना देनी है या किसी से भी बातचीत करनी है तो उसके लिए जो हम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो फोन हो सकता है टेक्नोलॉजी, है ना, हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारा कंप्यूटर
हो सकता है ना, हमारा टीवी हो सकता है, क्योंकि जो भी उसमें न्यूज़ वगैरह आ रही होती हैं वो हमें इंफॉर्मेशन ही तो देते हैं। तो जितनी भी चीज़ें मतलब जिनसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी इंफॉर्मेशन पा रहे हैं वो आती हैं सारी की सारी आईसीटी के अंदर, है ना। आईसीटी का एक पूरा का पूरा पेपर होता है जो आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना होगा, है ना, पूरा का पूरा पेपर है आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इसमें बच्चों के लिए अनुभव को बढ़ावा देने की संभावना है। किस तरीके से, सारे के सारे, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए गुणवत्तापूर्ण डिजिटल विषय सूची तैयार करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पोर्टल में शामिल है। कौन कौन से पोर्टल हैं भारत सरकार के जिनमें हम ये गुणवत्तापूर्वक पढ़ा सकते हैं बच्चों को, यानी क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकते हैं, है ना। तो ये सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूलों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों को डैश मुहैया कराते हुए उन्हें अपने प्रचलनों का रूपांतरण करने का अवसर प्रदान करती है। क्या करते हैं, सारी के सारी चीजें, तो यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार की कंप्यूटर आधारित प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों को सिखाने के लिए आईसीटी स्कूली योजना वर्ष कितने में शुरू करी गई थी, ठीक है। तो ये 2004 में आई थी, ठीक है। आईसीटी के द्वारा जो हम अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं अभी, है ना। और इसके ना बेसिकली एक एड्यूसेट करके, है ना, एक वो थी क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट, है ना, एड्यूसेट करके। तो अगर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पहली जो सैटेलाइट थी जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए लॉन्च करी गई थी, कौन सी थी वो, तो एड्यूसेट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी का भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपयोग नहीं हो सका है, क्यों नहीं हो सकता है ना। तो आप देखो आईसीटी का बेसिकली मतलब ही क्या होता है कि हम टेक्नोलॉजी के थ्रू पढ़ा रहे हैं बच्चों को, है ना। अब ग्रामीण क्षेत्र जो है यानी गांव वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर क्यों नहीं इसका अधिक उपयोग नहीं ले सका है, ग्रामीण विद्यालय क्यों नहीं ले सके हैं, क्योंकि देखो अभी मैं बता रही थी ना, एड्यूसेट करके एक वो था, है ना, एक सैटेलाइट थी जो कि पहली सैटेलाइट थी जिसको कि लगाया गया था पढ़ाई करने के लिए, है ना। तो आईसीटी जो है ना, क्योंकि इसके लिए देखो बहुत सारे ना, हमें बेसिकली ऐसे नहीं है कि इसको हम हर बच्चे को ऐसे दिखा सकते हैं। इसको बेसिकली क्या है, अगर गांव में भी आईसीटी का एक कुछ खोलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहां पे पूरा सेटअप लगाना पड़ेगा, है ना, कंप्यूटर और ये वो सो सारी चीजें, है ना। तो क्योंकि ये खर्चीली है और हर गांव में नहीं लग सकती है, ये रीजन है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा क्षेत्र की सहायता के लिए पहला उपग्रह जो है वो कौन सा था। तो जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बता रही थी आपको कि जो एड्यूसेट है ना, वो पहला सैटेलाइट है। अब आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, देखो एड्यू का मतलब यहाँ पे लिया गया है एजुकेशन से, ठीक है। ईडीयू मतलब एजुकेशन यानी कि शिक्षा, और सेट का मतलब होता है सैटेलाइट। सेट मतलब सैटेलाइट यानी कि उपग्रह। सैटेलाइट को ही हम हिंदी में उपग्रह बोलते हैं, है ना। तो एड्यू मतलब शिक्षा और सेट मतलब सैटेलाइट। तो एजुकेशन के क्षेत्र में पहला सैटेलाइट मतलब एड्यू सेट, ठीक है। और ये बाकी के बाद में आई है, सारे के सारे भी सैटेलाइट हैं, पर जो पहला था वो कौन सा था, एड्यूसेट। और पहला उपग्रह वैसे तो आर्यभट्ट है, अगर हम वैसे देखें कि ऑल ओवर पहला उपग्रह कौन सा है, यानी पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है, पर एजुकेशन के लिए जो स्टार्ट करा गया है वो एड्यूसेट है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, अगर पूछा जाता है पहला उपग्रह जो है वो कौन सा है, अगर इस तरीके से आता है पूछने के लिए तो आपको क्या बताना है, आर्यभट्ट है ना। लेकिन अगर पूछने के लिए आता है कि पहला एजुकेशन के क्षेत्र में कौन सा है, तो एड्यूसेट है जो एजुकेशन के लिए लाया गया था, ठीक है। वो जो पहला आर्यभट्ट की बात करें हम, वो तो और बहुत सारी चीजों के लिए था कि मौसम की जानकारी लेने के लिए और ये सब करने के लिए, है ना। पहले तो इवन फोन वोन के लिए भी नहीं थे सैटेलाइट, पहले उन चीजों के लिए थे, बाकी चीजों के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट है, एक डिजिटल परिवेश में कंप्यूटरीकरण, दूरसंचार और मीडिया को मिलाने को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अभिसारिता कहते हैं, यानी कन्वर्जेंस बोलते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सूचना को ढूंढना, मूल्यांकन करना और प्रभावीकरण ढंग से प्रयोग करना एक महत्वपूर्ण विशेषक है जिसे क्या कहते हैं, चयनात्मक ध्यान बोलते हैं, सिलेक्टिव अटेंशन बोलते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपकी कक्षा 8th के, है ना, ये नहीं 8th नहीं है, ये 12th है ना। आपकी कक्षा 12th के, यानी आप कक्षा 12th के शिक्षक हो तो उसके एक विद्यार्थी की अपने सम समूह के साथ अच्छी पड़ती है ना, यानी जो भी उसके साथ में पढ़ रहे हैं बच्चे उनके साथ अच्छी पड़ती है, उसके संप्रेषण कौशल उत्तम है, यानी उसकी जो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल 4 होते हैं, है ना, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं,
पहले सबसे पहले बच्चा बोलेगा, फिर सबसे पहले सुनेगा, फिर बोलेगा, फिर पढ़ेगा और फिर लिखेगा। ये 4 कौशल होते हैं, है ना। तो ये कौशल उसके उत्तम है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा पेशा ज्यादा उपयुक्त होगा, है ना। सबसे अच्छा उसके लिए बेसिकली क्या चीज अच्छी रहेगी, ग्राफिक डिजाइनर या वास्तुशिल्पी या वायलिन वादक या फिर चिकित्सक। देखो चिकित्सक अच्छा रहेगा, क्योंकि जो बेसिकली चिकित्सक है ना, उसको अपने जो पेशेंट होते हैं, है ना, उनसे बहुत अच्छे से बात करनी होती है, इसीलिए चिकित्सक पेशा उसके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है, कक्षा में प्रभावकारी संचार में क्या बाधा नहीं होगी। क्या बाधा नहीं होगी, वह कथन जो श्रोताओं को अपने अपने परिणाम निकालने के खुले अवसर देता हो। ये कोई बाधा थोड़ी होगी, खुला अवसर देना तो बढ़िया चीज है। नेक्स्ट है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है, कौन सा है, प्राकथन है यानी फॉरवर्ड है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैचारिक सामग्री जो है वो क्या होती है, मूल विषय वस्तु होती है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। क्या उपयोगी नहीं है, शिक्षक निर्मित सामग्री जो है वो उपयोगी नहीं है ना। चल देखिए, बेसिकली ना होता क्या है, ब्लूप्रिंट ढांचा जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, इसमें ना हम क्या करते हैं ब्लूप्रिंट में, कि जो भी हमें बच्चों से कराना है क्लास में, उसके लिए एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं कि यही हमें करवाना है ना, तो यही हमें करवाना है। उसमें शिक्षक निर्मित सामग्री यानी कि जो भी टीचर बेसिकली TLM बना करके ले जाता है, वो इसमें शामिल नहीं होती है ब्लूप्रिंट ढांचा में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक रचना के सोपानों का जो क्रम है वो क्या है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा विषय जो है वो चूज करेंगे पहले, फिर सामग्री यानी कि क्या किस किस के थ्रू हमें पढ़ाना है वो, और फिर स्तरीकरण करेंगे उसका, ठीक है, और फिर करेंगे प्रस्तुतिकरण, फिर यानी कि जा करके बच्चों को के सामने प्रस्तुत कर देंगे। नेक्स्ट है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, देखो प्रिंट मीडिया जो है ना, ये बेसिकली क्या है, ये वो है जहां पर हम बच्चों के लिए, है ना, बच्चों के लिए बेसिकली हम TLM ले जाते हैं। TLM मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, वो ले जाते हैं बच्चों के लिए। जैसे हमें जो भी टॉपिक पढ़ाना है, तो उस वो टॉपिक बच्चे को अच्छे समझ आ जाए, उसके लिए हम जो भी दूसरी चीजें ले जाएंगे उन सबको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं, है ना। तो प्रिंट मीडिया में ना यहाँ पे सारी चीजें आ जाएंगी, समाचार पत्र भी आ जाएगा, पाठ्य पुस्तक भी आ जाएगी और विद्यालय की पत्रिकाएं भी आ जाएंगी, पर जो कॉमन मैगजीन्स है ना वो नहीं आती है ना। और यहाँ पे यही पूछा गया है कि क्या सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइट जो है ये क्या है, तो साइट जो है ये क्या होता है, ऐसी वाली चीजों को जो भी फुल फॉर्म होती है वो भी आपको इंग्लिश में ही याद करनी चाहिए। तो साइट होता है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा। देखो यहाँ पर है ना, आपको है ना जब भी ऐसी कोई भी चीज आई तो ऐसे सोचो इसमें से बुरी चीज कौन सी है, वही नहीं होगी, है ना। देखो सौदेश्यता बहुत अच्छी चीज है कि उद्देश्य हो, पाठ्य पुस्तक जो है वो उद्देश्य वाली होनी चाहिए, है ना, और सुइटेबिलिटी वाली होनी चाहिए, उपयुक्तता वाली होनी चाहिए, सिक्वेंशियली सारी की सारी चीजें होनी चाहिए, तो सारी की चीजें बढ़िया है ना, अशुद्ध नहीं होनी चाहिए, इसीलिए सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। कविता शिक्षण जो होता है उसकी विधि कौन कौन सी है, तो अर्थबोध प्रणाली जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी का प्रयोग किया जाता है ना, किस में किया जाएगा, ओवरहेड प्रक्षेपण में यानी कि प्रोजेक्टर में, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है, बहुभाषिता हमारी पहचान भी है और हमारी डैश व डैश का अभिन्न अंग भी है, हमारी सभ्यता और संस्कृति का, ठीक है। बहुभाषिता का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलना, तो बहुभाषिता जैसे हमारी कंट्री में आपने देखा ही होगा कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है ना, 22 तो हमारे उसी में है, हमारे संविधान में ही है ना 22 लैंग्वेज। तो जो बहुभाषिता है वो हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति भी है, ठीक। नेक्स्ट है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिता को पोषित करता है, यानी कि बहुभाषिता जो है बेसिकली उसको बढ़ावा देगा, है ना। तो बुरी लगने वाली महक को क्या कहेंगे, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे घर में किस किस की महक आती है, इससे भी कुछ नहीं होने वाला, है ना। फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो, तो जितने भी बच्चे हैं, एक बच्चा राजस्थान का है, एक पंजाब का है, एक यूपी का है ना, एक महाराष्ट्र का है, तो सब अपनी अपनी भाषा में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा बहुभाषिता को पोषित करने वाला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक डैश हो जिसमें डैश को सरोकार झलकते हो, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा विस्तृत और समाज, यानी कि विस्तृत हो जिसमें समाज के सरोकार झलकते हो। नेक्स्ट है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है, क्या नहीं है, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, ठीक है। देखो अभी है ना, आप B.Ed कर रहे हो तो आप एक चीज समझ लो, 2-3 ना टैग वर्ड हैं जो जहां भी आ जाए आपको ये समझना है, ये
तो बिल्कुल खराब चीज है, ये तो गलत चीज है ना। एक तो याद करवाना, ठीक है, याद करवाना बहुत गलत चीज है, हमें याद नहीं करवाना है, बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाना है, बच्चों को समझाना है उस चीज के बारे में, याद नहीं कराना है, बहुत गलत चीज है याद करना, ठीक है। एक जहां पर भी रटना आ जाए ना कि बच्चों को रटवाना है या रटना अच्छी बात है, तो ये समझ लो ये बहुत गंदी चीज है, ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज आ जाए कि बच्चे को हम डांट फटकार के हमें ये करवा लें या बच्चे को ये करवा लें, वो चीज बहुत गलत है। एक चीज याद रखो, बच्चा जो है वो बेसिकली बीएड में आप पढ़ रहे हो, ये याद रखो बच्चा भगवान है, हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है जिससे बच्चा जरा सा भी दुखी हो, है ना। तो हमें ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी है, तो आपको बेसिकली ये चीजें याद रखनी है अभी, है ना। तो बच्चों के उत्तर सरलता से याद करवाना ये चीज बिल्कुल गलत है ना, याद करवाना हमारा पर्पस है ही नहीं। चलिए जैसे यहाँ पे देखोगे भाषा का विस्तार करना बहुत अच्छी चीज है ना, बच्चे की जो भाषा है वो बढ़िया हो, मतलब और ज्यादा लैंग्वेजेस सीखे, है ना, अपनी जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से सीखे। सृजनात्मकता का विकास करना यानी कि नई नई चीजें सोचने की क्षमता बढ़ाना, है ना, बेसिकली क्रिएटिविटी को इंप्रूव करना, और बच्चे की अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, यानी कि वो जो भी अपने बोलना चाहता है, जो भी अपनी बातें बोलना चाहता है ना, तो उसको और ज्यादा अवसर दो ताकि जो उसकी लैंग्वेज है वो अच्छे से डेवलप हो सके, ठीक है। तो ये तो सारी चीजें कितनी बढ़िया हैं। नेक्स्ट है पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास और गतिविधियां हैं जो कि क्या करें, जो कि बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, ठीक है। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय, और हाँ एक और टैग वर्ड बताऊं मैं आपको कि कभी भी है ना आपको बेसिकली जो पुस्तकें हैं उन पे ज्यादा जोर नहीं देना है ना, कि पढ़ाई जो है वो पुस्तक केंद्रित ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, कि पढ़ाई जो है वो बेसिकली पुस्तक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, एनईपी के अकॉर्डिंग देखें, एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग देखें, है ना, तो प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदु पर विशेष ध्यान देंगे। प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, यानी कक्षा 1 से कक्षा 5 तक की बात हो रही है, या कई जगह पे उच्च प्राथमिक जो होता है उसको कक्षा 6 से कक्षा 8 भी बोलते हैं। तो जब भी खाली प्राथमिक की बात हो रही होती है ना, तो हम कक्षा 1 से कक्षा 5 लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर अगर आप पाठ्य पुस्तक बना रहे हो यानी बुक बना रहे हो, तो आपको किन चीजों का बेसिकली ध्यान देना चाहिए, तो हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप शामिल होने चाहिए, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। चॉम्स्की जो है वो यही है, नोम चॉम्स्की, जिन्होंने बोला था कि बच्चा जो है उसमें भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। और क्यों होती है, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके अंदर लैड नाम की एक डिवाइस होती है उसके दिमाग में, है ना, हर बच्चे के दिमाग में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है हर बच्चे के दिमाग में, है ना। तो इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने ये बोला था कि बच्चों के अंदर भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियां देने का जो उद्देश्य है वो क्या होता है, ताकि जो बच्चे हैं उनको हम अभिव्यक्ति के अवसर दें, ताकि वो अपना जो भी बातें हैं उनको बोल सकें, ठीक है, और उनकी भाषा का विकास हो। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे, अब देखो दृश्य श्रव्य सामग्री क्या है, ये पीछे भी आया था पर मैं वहां पे नहीं बता रही थी, मैंने सोचा था एक क्वेश्चन है क्या ही बताऊं उसके बारे में, शायद मैंने आपको बताया हो कल परसों में, है ना। ये जो टीएलएम होता है ना, टीएलएम जो मैं बता रही थी आपको, ये मैंने शायद बता दिया है आपको, है ना। टीएलएम बेसिकली 3 तरह के होते हैं, एक तो होता है टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनके थ्रू हम बच्चों को पढ़ाते हैं, है ना। तो एक तो होता है हमारा दृश्य, मैं ऐसे बता देती हूँ, एक होता है दृश्य सामग्री, एक होता है श्रव्य सामग्री, और एक होता है दोनों दृश्य श्रव्य दोनों सामग्री, ठीक है। दृश्य सामग्री का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ हमें दिखे, है ना, जैसे कि हम बच्चों को चार्ट बना के ले गए तो चार्ट में सिर्फ वो देख करके सीखेंगे, हम बच्चों के लिए मॉडल बना के ले गए तो मॉडल में वो सिर्फ देख रहे हैं, है ना, तो इसको बोलेंगे हम दृश्य सामग्री, यानी सिर्फ बच्चे देख करके ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उससे। श्रव्य सामग्री क्या हो जाएंगे, जिनसे बच्चा केवल सुन करके ज्ञान प्राप्त कर रहा है ना, जैसे कि क्या हो जाएगा, रेडियो ले गए बच्चों के लिए, या टेप रिकॉर्डर ले गए, उसमें किसी की भी बातें हैं, कोई भी टीचर ने बहुत अच्छे तरह से कुछ समझाया है तो हम टेप रिकॉर्डर ले गए बच्चे के लिए। अब बच्चा उसमें देख तो रहा नहीं है कौन समझा रहा है, लेकिन उसकी आवाज सुन रहे, तो जब भी आवाज के थ्रू हम वो करेंगे और बच्चों को सिखाएंगे कुछ तो वो सुनेंगे, उसको सुन करके ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसलिए हम उसको श्रव्य सामग्री बोलेंगे, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री किसको बोलेंगे, जिसमें बच्चे को दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, यानी कि अभी जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप किसके थ्रू पढ़ रहे हो, आप दृश्य श्रव्य सामग्री के थ्रू पढ़ रहे हो। आप जो पढ़ रहे हो मेरी आवाज भी आपको आ रही है और ये सामने आपको पीडीएफ सुनाई भी दे रही है ना।
मतलब मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है और ये जो सामने चल रहा है ये स्लाइड वो आपको दिखाई भी दे रहा है, तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री है। ठीक, तो दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग तब उपयोगी होता है, कब उपयोगी होता है, जब बच्चे उन पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, यानी कि वो बेसिकली उसके बारे में सोच समझ करके बता सके। नेक्स्ट है कक्षा 8 के लिए पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय महत्वपूर्ण जो चीज है वो क्या है, तो विधागत विविधता होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से क्या करेंगे, तो भाषा व सामाजिक विचार विमर्श को बढ़ावा मिलेगा, सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा की आवश्यकताओं को संबोधित करने में सर्वाधिक सहायक जो चीज है वो क्या है, तो विविध स्वरूपी पाठ्य सामग्री, यानी कि जो भी हम बेसिकली ले जा रहे हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, है ना, वो बेसिकली बहुत सारी उसमें बेसिकली डाइवर्सिटी होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट है भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है, जो भी भाषा शिक्षक होता है क्या हो जाएगा उसकी भूमिका में महत्व की पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर, है ना, जैसे मैंने बोला था पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड ही पढ़ाते रहो, ये चीज गलत हो जाती है ना। सही क्या होती है कि पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होके, है ना, यानी जो पाठ्य पुस्तक में है जरूरी नहीं आप सिर्फ वही पढ़ा रहे हो, है ना, तो उससे स्वतंत्र होकर के विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व देना, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि शैक्षिक स्तर पर भी, बल्कि जो उनका एकेडमिक लेवल होता है उस पर भी वे अधिक रचनात्मक होते हैं, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा की कक्षा में विभिन्न संचार माध्यमों यानी मुद्रित और अमुद्रित का जो हम प्रयोग करते हैं वो समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहयोग देता है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉल भाषा की कक्षा में अक्सर बाल साहित्य पढ़ते हुए नजर आता है, इसका संभावित कारण है। पॉल एक लड़का है जो कि जब भी भाषा की कक्षा हो रही होती है तो वो साहित्य पढ़ता है ना, तो उसका मतलब क्या है, क्यों पढ़ता है वो, क्योंकि उसमें पढ़ने के प्रति ललक है इसलिए पढ़ता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय क्या है, देखो कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का मतलब क्या हो गया, आपने छोटी छोटी क्लासें देखी होंगी, अगर देखी होंगी तो जो नर्सरी की होती है या नर्सरी से छोटी क्लासें जो होती है, पीजी वीजी के जो स्कूल्स होते हैं उनमें ना दीवारों पर भी कार्टून बने रहेंगे या कुछ सब्जियां बनी रहेंगी या फल बने रहेंगे, है ना, कुछ एनिमल्स बने रहेंगे, तो उसी को ही हम बोलते हैं प्रिंट समृद्ध वातावरण। ठीक है, तो इसका बेसिकली आशय क्या हो जाएगा, तो इसका आशय हो जाएगा कि कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री को प्रस्तुत करना, है ना, जैसे बच्चों को सिखाते हैं ना एनिमल्स नेम बताओ, कौन कौन से एनिमल है, कौन कौन सी वेजिटेबल है, तो वो सब वॉल्स पे बना देते हैं ताकि बच्चे दिन भर देखेंगे उनको तो अच्छे से उन चीजों को सीख भी जाएंगे। ठीक, चलिए और किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए, मैं थोड़ा सा कमेंट देखती हूँ। ठीक है जी, चलिए चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कक्षा में जो दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे। दृष्टिहीन का मतलब क्या है, जिनको दिखाई नहीं देता है ना, वो भी बच्चा अगर आपकी क्लास में आ गया है तो आप क्या करेंगे, आप धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ चुने जाएं जो कि कैसे होने चाहिए, जो कि बच्चों की संवेदना लोक के साथ ही बन सके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिता यानी कि एक से ज्यादा लैंग्वेज जो होती हैं वो क्या करती हैं, बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती हैं। ठीक, नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु का भावपूर्ण पठन जो होता है वो अर्थ को समझने में मदद करता है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, पढ़े गए नाटक का मंचन करना, यानी कि आपको बेसिकली जो भी पढ़ा है उस नाटक को बच्चों से करवाओ,
है ना। तो देखो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, क्लास में से जरूरी है, जब एग्जाम होगा तभी ही बच्चों का मूल्यांकन होगा, तभी आप पता करेंगे कितना बच्चों को आ गया है ना। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअसली करते रहो, बच्चों को ऑब्जर्व करते रहो, जब भी वो कक्षा में है हर दिन ऑब्जर्व करते रहो, 2-4 दिन बाद बच्चों के टेस्ट वगैरह ले लो ताकि कंटिन्यूअसली इवेल्युएशन होता रहे, है ना। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना। जो लोकगीत होते हैं, लोकगीत मतलब जैसे यूपी में गाने हो गए, है ना, यूपी वाले जो लोकगीत हैं, जैसे अभी तो मेरे को याद नहीं आ रहे, गवते तो हैं, है ना, कौन से गाने होते हैं, सासू पनिया कैसे जाऊं, है ना, वो वाला हो गया। तो ये वाले होते हैं लोकगीत, ठीक है। तो ये जो लोकगीत हैं इनको हम जो स्थान देते हैं, इनका मतलब क्या होता है, तो इनका मतलब क्या होता है, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से जो बच्चा है वो परिचित होता है, हमारी संस्कृति क्या है, ठीक है। जैसे यूपी में और क्या मशहूर है, जो वो पता नहीं आला उदल के भी कुछ होते हैं, है ना, चीजें गाने से जो होते हैं, उनको मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा टर्म, है ना। तो ये हमारी बेसिकली क्या है, संस्कृति है और बच्चों को इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विद्या का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है, तो एकांकी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जब बहुभाषिता हमारी भी है और हमारी डैश सभ्यता व डैश का अभिन्न अंग भी है, तो क्या है, पहचान और संस्कृति, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना, ये वाला जो डैश है वो यहाँ नहीं आएगा, ये वाला डैश हमारी के यहाँ पे आएगा, है ना। तो इसको एक बार ठीक कर लीजिएगा, हमारी के यहाँ पे आएगा, यानी बहुभाषिता हमारी पहचान भी है, हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग भी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी गई सहायक सामग्री में शेष से भिन्न सहायक सामग्री जो है वो चुनिए, तो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं या बाल साहित्य, ये सब क्या है, ये सब लिखी हुई चीजें हैं, यानी कि हम इनको बोल सकते हैं कि ये दृश्य सामग्री है जिनको बच्चा देख करके सीखेगा। जबकि जो टेलीविजन है वो क्या है, इसमें से देखेगा भी बच्चा और सुनेगा भी, है ना। तो यहाँ पे ये दृश्य श्रव्य सामग्री हो जाएगी, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए जो अभ्यास हैं वो क्या करेंगे, तो ये बच्चों को चीजों को परखने, गहराई से जोड़ने और व्यापक अनुभव स्तर तादान में करने का अवसर देते हैं। ए ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी होती है जब, कब सजावटी होती है, जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता, है ना, तब वो हम बोलेंगे कि वो सजावटी है केवल, है ना। नेक्स्ट है बहुभाषिक कक्षा में संदर्भ, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हिंदी पाठों में आई चिड़िया, पुस्तक, कुआं को अपनी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। आप ये बच्चों को बोल रहे हैं, है ना, कि अब सब बताओ कि कोई पंजाब का है, कोई यूपी का ही है ना, कोई राजस्थान का है, सब बताओ आपके यहाँ पे चिड़िया को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ पुस्तक को क्या बोलते हैं, आपके यहाँ कुआं को क्या बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों को शामिल करने का कौन सा उद्देश्य सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा, लोकगीतों से संबंधित राज्यों की जानकारी देना, है ना, क्योंकि हम अभी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहां पे उन राज्यों से संबंधित जानकारी थोड़े ना देंगे, ठीक। नेक्स्ट है कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है, तो क्या करेगा, उसकी गेयता जो है वो, यानी जो उसकी लिरिसिज्म है वो, ठीक है। क्योंकि गद्य का मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब थ्योरिटिकल लिखा रहता है ना, जबकि कविता जो होती है वो तो गाई जाती है, उसमें तो लिरिक्स होते हैं, है ना, गेयता होती है उसमें। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है, तो क्या सहायता करती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उन विज्ञापन को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरा को छांटकर देखें कि हकीकत क्या है। ये जो प्रश्न है ये क्या करेगा, तो ये क्या करेगा, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है, क्या मांग करता है, कि बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट है निम्न में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है, तो पहनावे का इच्छा अनुरूप चुनाव, यानी कि वो जो पहनना चाहता है वो चूज करे अपने आप, है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक कूट लेखन में संदेश की 4 शर्तें कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और डैश प्रभावशीलता को प्रभावित करता है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली को प्रभावित करता है ना, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है, तो किसका वर्णन किया गया है, निगरानी का, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है, तो किसमें होगी, छोटे समूह संचार में, है ना, क्योंकि बड़ा अगर होगा तो वहां पर तो बेसिकली बहुत
सारे नेता होंगे ही, है ना, तो आपका हो सकता है नंबर नहीं आए। अगर छोटा समूह होगा तो वहां पे क्या होगा, आपका बेसिकली आप उभर करके आ सकते हो, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है, आलोचना के रूप में, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोगी होता है, तो क्या होता है उपयोगी, डायडिक संचार, यानी कि सी ऑप्शन हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है मध्यस्थता संचार का, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पारस्परिक संचार में आचार संहिता जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है, सामूहिक संचार को कहा जाता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कठिन एवं जटिल विषय वस्तु को पढ़ना चाहिए, खंडों में पढ़ना चाहिए, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानात्मक स्तर को बढ़ाते समय अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो अध्यापक को कैसे पढ़ाना चाहिए, सरल और सुगमता पूर्वक से पढ़ाना चाहिए, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संचार को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्रभावी होगा, तो प्रोजेक्ट जो है वो प्रभावी होगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो छात्रों में भाषा के उचित विकास हेतु निम्न में से कौन सा कार्यक्रम अधिक प्रभावशाली होगा, लेखन प्रतियोगिता, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ हो जाएगा करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है, किस संचार को संदर्भ की संज्ञा दी जा सकती है, तो बातचीत के लिए भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण को, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।